हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको। गाइस, मेरी वॉइस आ रही है? कोई बताना चाहेगा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नॉइस वगैरह या फिर साउंड लैग कर रहा हो? क्लियर। ठीक है। अ, तो आज का आप सभी को पता है टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। कल हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी हमने कल डिस्कस किया, आपके काम आया। बेसिकली जो अब हमारा इसका जो हमारा टॉपिक है, हम इसको पहले भी कवर कर चुके हैं और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर कहने पर ही मैं आज इस टॉपिक को दोबारा कवर कर रहा हूँ। तो इसको मैं सेकंड बार करा रहा हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल सेम नहीं कराने वाला। अब की बार मैं इसको और बेस्ट तरीके से कराऊंगा, और बड़े तरीके से कराऊंगा, और बेटर तरीके से। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज मैं ना कोशिश ये करूंगा कि पहले मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट को कंप्लीट करूँ। अगर टाइम बचेगा तो हम डाइट वाले पार्ट पे चलेंगे, वरना डाइट वाले पार्ट को हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो मेन चीज ये है कि पहले हम एक चीज को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जरूरत है तो फिर दूसरे पे चलेंगे। ठीक है, वरना उसको हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। सो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि क्लास को शुरू करने से पहले आप में से किसी के कुछ भी क्वेश्चन है किसी चीज के रिगार्डिंग, आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, फिर आपके पास लास्ट में टाइम होगा। क्योंकि अब जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं टॉपिक लोगों को छूट जाए। तो 5-10 मिनट में कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है, और फिर क्लास भी शुरू कर लेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। सर हाँ विकास, पूछिए। सर ये इसमें ट्रेनिंग में सर डबल प्रोग्रेशन सर क्या होता है? फिर ये डबल प्रोग्रेसिव, डबल क्या बोला आपने? डबल? प्रोग्रेशन होता है सर, क्या होता हाँ, है वही डबल प्रोग्रेशन ओवर ट्रेनिंग में? बेसिकली, हाँ मैं होता हूँ, ये आपके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, आपने मुझे पता है, आप पढ़ रहे होगे बुक में से, इसमें एक पार्ट है, ये जो टॉपिक है ना, इसे मैं कवर करूंगा आगे। डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर आप प्रोग्रेस करने के लिए पहले अपना वेटिंग, पहले रेपिटेशंस बढ़ाते हो और फिर वेट बढ़ाते हो। तो बेसिकली ये प्रोग्रेशन करने के लिए आपके बोल सकते हो ट्रेनिंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से आप अपने क्या कहते हैं, अपने वर्कआउट को और बेहतर बनाते हो। तो इसको आप जो बोल रहे हो डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल, इसके अंदर आप बेसिकली करते क्या हो कि पहले तो अपने रेपिटेशंस को इंक्रीज करते हो, फिर धीरे धीरे अपने वेट को इंक्रीज करते हो, बस यही है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन किसी का? थैंक यू सर। वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन इसके अलावा? हाँ अभिषेक, पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। विनोद, आपको कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। अच्छा, आपने कल कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, आप कहाँ थे? कल थे क्लास में? सॉरी। मैं कहा आपने कल क्लास में थे, जब कल की क्लास जो हुई थी? I was in class yesterday. I attended. ओके, सो आपको कोई क्वेश्चन, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा कल कुछ भी? No sir, no sir. I can understand that. There is no doubt in that. I clearly understand all what they both, you and the next. I don't remember his name. So ओके, both, I can understand the what they said. ओके, ठीक है। Okay. Sir, can सर you मेरा please डाउट share है। his हाँ यस, Insta ID? बोलिए। उनकी इंस्टा आईडी शेयर करनी है? एक मिनट में Yeah, शेयर करता हूँ। there, and you also, sir, because when I search your Insta ID, I cannot find you. ओके, एक्चुअली मुझे ना उनकी इंस्टा आईडी याद नहीं है। आप, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, आप मेरी फॉलोइंग में जाना, वो मिल जाएंगे आपको। ये मेरी ऐसे सर्च करना, आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। अब लोग हेलो आते रहेंगे। सर, हाँ मेरा एक बोलिए। डाउट है। हाँ पूछिए पूछिए। हेलो हाँ अभिषेक, पूछिए। सर, मेरा Sir, डाउट है सर मील फ्रीक्वेंसी को लेकर। एक काम करते हैं, पहले अभिषेक से पूछ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। पहले हेलो। अभिषेक आप बताइए। हाँ अभिषेक बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर यस। जैसे कि मैं एक एथलीट हूँ। हम्म। मैं कबड्डी खेलता हूँ सर। हम्म। तो सर मैं अपने कौन सा कैसा वर्कआउट करूँ? कैसा वर्कआउट करना है? देखो, पहली चीज, आप यस। कबड्डी खेलते हो, ठीक है। तो हाँ, मेन यस सर। कबड्डी जो है स्ट्रेंथ का और एजिलिटी का गेम है, क्विकनेस का, मतलब कि जितनी जल्दी आप रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यस सर, यस आपके सर। वर्कआउट के अंदर जो आपका जो वर्कआउट है,
उसके अंदर आपको यस जो सर। ट्रेनिंग करनी है, पहले तो देखो एक बेस आपका होता है। अगर आप बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपने स्ट्रेंथ भी कर रखी होगी, एंड्योरेंस भी करी यस होगी, सर। यस हाइपरट्रॉफी भी सर। करी यस होगी। सर। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप ना आप थोड़ा सा अपने इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप वेट ट्रेनिंग तो करो, बट उसको सर्किट ट्रेनिंग में करो। जैसे आपने ना एक साथ 3-4 लिफ्ट ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे यस सर। एग्जांपल आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो एक नॉर्मल मॉडरेट वेट से, साथ में आपने उसकी एक्टिविटी और इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपने बर्पीज ऐड कर दिए। ठीक है, तो अलग अलग ड्रिल्स को ऐड कर सकते हो। एक इंटेंसिटी मतलब आपने क्या करना है कि कुछ आपके लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा होनी चाहिए, साथ साथ आपके एजिलिटी एक्सरसाइज जिसके अंदर क्विकनेस, जिसके अंदर आपको एक तेज रिएक्ट करना, तो जैसे कोन टच, ठीक है, और आपका बैटल रोप, ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेज आप ऐड करो। इससे क्या होगा, इसके आपको जो हार्ट है उसको एक तो पुश मिलेगा कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने आप को, जो आप ग्राउंड में जब होगे तो अपने आप को टिका सको। ठीक है, तो मेन चीज आपका जो गेम है वो स्ट्रेंथ का है, एजिलिटी का है। ठीक है, बाकी कभी इसके ऊपर आराम से डिस्कस करेंगे जब हम अपना आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राकेश आप पूछिए, आप आपको क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन है मील फ्रीक्वेंसी को लेकर, जैसे कि फ्रीक्वेंसी को एक दिन लेकर। में, हाँ, हम्म कि मतलब कितना बार खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है। हम्म यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारा देखा है। कोई वीडियो कुछ बनाता है, कोई बोलता है कि 6 बार खाना चाहिए, कोई बोलता है 12 बार खाना चाहिए, कोई बोलता है 3 बार। तो मतलब हम्म। एग्जैक्ट सही क्या है इसमें पता नहीं चल पाता, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, एक चीज हमेशा याद रखना कि हर इंसान की जो एपेटाइट है, मतलब कि जो भूख है वो डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा भूख लगती है, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनको जो बहुत थोड़ी भूख लगती है। जिन लोगों को भूख ओके। ज्यादा लगती है, ठीक है, और अगर उनका मेटाबॉलिज्म हाई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपनी जो मील्स है, या तो अपनी 4 से 5 मील रखें, ताकि वो सारे जो उनके न्यूट्रिएंट्स है जो उनको चाहिए अपनी बैलेंस कैलोरी इनटेक जो पूरी करनी है, मतलब गोल के हिसाब से उनकी कैलोरीज जो उन्हें पूरी करनी है, तो उनको ये देखना अगर उनको भूख ज्यादा लगती है तो उनका 4 से 5 मील में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली खा सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा फूड कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के ओके। चलिए आपकी एपेटाइट है कम, तो आप एक बार में ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो आप क्या करोगे, तब हाँ उस सर। केस के अंदर आपको अपनी मील ज्यादा रखनी पड़ेंगी। हो सकता है 5 से 6 मील या 7 मील करनी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा खा नहीं पाते हो। तो जो लोग होते हम्म। हैं जो उनका वेट गेन नहीं होता, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, उनका मेटाबॉलिज्म तो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ओके। मेटाबॉलिज्म तो हाई है, बट जो उनके उनकी जो भूख है, एपेटाइट है, वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो मेटाबॉलिज्म का तो काम है एनर्जी को बर्न करते रहना। भूख आपको कम लग रही है तो आप खा कम रहे हो, तो आपका आउटपुट तो ज्यादा आ रहा है, बट इनपुट कम हम्म। है। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपको भूख कम लगती है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अपनी मील्स को फ्रिक्वेंट कर दोगे, ज्यादा कर दोगे। तो आपकी एपेटाइट तो अभी इतनी ही है, ठीक है, बट आप क्या करोगे, अपनी मील्स को बढ़ा दोगे। तो आपकी जब मील ज्यादा हो जाएंगी तो उसका मतलब आपकी कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी, तो आपका इनपुट ज्यादा हो जाएगा और आउटपुट आपका, फिर अपना आउटपुट तो आपको डिपेंड करता है ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, कैसी ट्रेनिंग आप कर रहे हो। तो मेन चीज ये है कि आपको इनपुट ज्यादा रखना है अपना वेट गेन करने के लिए, और वेट लॉस करने के लिए इनपुट कम रखना है। तो अगर आपकी भूख कम है तो पहले तो अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करो अच्छी स्ट्रेंथ। जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारी भूख बढ़ती है, ठीक है। हम्म। और अगर आपकी भूख ठीक है, आपकी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल है, तो अपने हिसाब से आप मील रख सकते हो, मतलब 4 से 5 मील। तो मेन चीज क्या है, कैलोरीज को पूरा करना। अभी आपके ऊपर है, आपकी कैलोरीज मान के चलिए, आपकी दिन की कैलोरी इंटेक 2000 है मान लेते हैं वैसे एग्जाम्पल तौर पे, और ये आप 5 मील में कंज्यूम कर लेते हो, आप खा पा रहे हो इजिली, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आपकी मान लो कैलोरी इंटेक है 3000, ठीक है, और आपसे 5 मील में नहीं खाया जा रहा है इतना ज्यादा फूड, तो आप क्या करोगे, फिर उसको 6 मील में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ये भी कर सकते हो कि कुछ मील्स को लिक्विड फॉर्म में रखो, शेक वगैरह बनाओ, ठीक है, और बाकी मील्स को हार्ड फॉर्म में। तो सबसे इजी तरीका यही है कि आपके अगर कैलोरीज इंटेक ज्यादा और आपको भूख कम लगती है तो लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करना शुरू करो चीजें, क्योंकि आपका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको भी कम वर्क करना पड़ेगा, जल्दी डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रोसेस थोड़ा कम रहेगा, बाकी जो आपका एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो उसी हिसाब से होगा। आया समझ में? इसका मतलब सर ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, एपेटाइट हाँ के हिसाब से ना। हाँ, एपेटाइट के हिसाब से और मेटाबॉलिज्म के हिसाब से। ठीक है, कि आपकी बॉडी की जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी वो कितनी है। ठीक है गाइस, सर किसी और कोई और एक भी क्वेश्चन? क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर जो ग्रेजुअली जो स्ट्रेंथ को बिल्ड किया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेडलिफ्ट की अगर बात करें, तो हम्म फॉर एग्जांपल मैं अभी जो करेंटली कर रहा हूँ वो कुछ 100 किलो के आसपास कर रहा हूँ। तो हम्म। ग्रेजुअली अपने स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करें विदाउट एनी इंजरी। सबसे पहली चीज, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर आपकी मूवमेंट खराब है, कि आपको किसी ने बोला है कि आपकी आप डेडलिफ्ट पे परफॉर्म कर रहे हो, या आपने भी देखा है कि आपकी जो मूवमेंट है वो तो कहीं पे आप लैग करते हो, तो आप कभी भी ग्रेजुअली या कह सकते हो कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी मूवमेंट को ठीक करो। आपकी मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इंक्रीज कर पाओगे अपनी स्ट्रेंथ। तो पहले आप देखो कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हो।
सबसे पहले लैक, जब भी हम इस केस की बात करते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने वाले केस के अंदर, तो हमारे मेन जो हम लैक कर रहे थे वो कर रहे होते हैं अपनी मूवमेंट में लैक। ठीक है, कि हमारी मूवमेंट क्या है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करते वक्त। क्या मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी मैं सही मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ उसकी क्या सही मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें जब आप ठीक करते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और जल्दी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो मेन ये है। उसके बाद तो फिर आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, मतलब इंटेंसिटी सब आ गया। पहले तो मूवमेंट है हाँ ना, बेस तो वही है, फंक्शनैलिटी को अच्छा करना है। ठीक है। हाँ, मतलब मेरा ये था कि ओवरलोडिंग तो कैसे करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 से 120 तक जाना चाहते हैं तो उसको मतलब क्या एक महीने के अंदर उसको कैसे ये किया जाए, या फिर देखो 2 महीने के ऐसे, अंदर इसको कैसे मैं मतलब समझ गया। ओवरलोड किया जाए। पहले आप एक काम करो, पहले अपनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की मूवमेंट चेक करो। ठीक है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैग कर रहे होगे तो पहले मूवमेंट ठीक कर लेना। ठीक है, मूवमेंट ठीक हो गई। अब उसके बाद आप ये देखो, ये सब ठीक होगा। अब आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, मतलब जो आप वेट सेलेक्ट करके जिससे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या वो आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी के हिसाब से ठीक है या नहीं है। दूसरी चीज, जो आप वर्कआउट प्लान जो फॉलो कर रहे हो वो कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो। आप उसको, उसी वर्कआउट शेड्यूल को आप 2-3 साल से, मतलब 6-7-8-9 महीने से फॉलो कर रहे हो तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कआउट प्रोग्राम चेंज है। ठीक है, ये सब चीजें कर लो बस। और उसके बाद अपनी डाइट का तो हिस्सा होता ही, डाइट तो इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पूरे करने होते हैं। इन चीजों पर काम कर लो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये मैं नहीं कह सकता कि आप कितनी स्ट्रेंथ गेन कर पाओगे, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, जेनेटिकली, क्योंकि हमारे जो बॉडी के अंदर जो, हम कितने भी पुश कर लें, अगर हमारे जेनेटिक्स में ही नहीं है वो चीज़ तो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम ट्रेनिंग करते हैं फिर भी उनका एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर हम अपने केस में बात करूँ तो मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ लेग्स के अंदर 3 से 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ और उसी में मेरे लेग्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। बस फर्क ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस करता हूँ क्योंकि मैं लिफ्ट कर पाता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत में मेरे से भी नहीं होता था लिफ्ट अच्छे से, तो मैंने यही नोटिस करा कि मेरे जो मूवमेंट में प्रॉब्लम थी, मेरे जो परफॉर्म, जब मैं स्क्वाट परफॉर्म करता था तो मेरी मूवमेंट सही नहीं आती थी, मैं आगे ज्यादा बैंड हुआ करता था। और मेरे जो स्क्वाट है वो आप ऐसे कह सकते हो 90 डिग्री से मैं ब्लो कभी नहीं करता था। मुझे लगता था कि 90 डिग्री से ब्लो करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, ये सब होगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप 90 डिग्री से थोड़ा ब्लो जाते हो आपके ग्लूट्स एक्टिवेट होते हैं, और ग्लूट्स एक इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, जब आप ऊपर की तरफ उठते हो तो ग्लूट सबसे पहले हेल्प करता है आपको, उसके बाद आपके क्वाड हेल्प करते हैं। ये है। ठीक है ओके गाइस, ओके किसी सर। और कोई क्वेश्चन तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। अब क्लास शुरू करूंगा मैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो लास्ट किसी का भी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन किसी का? Yes, sir. हेलो हाँ हाँ पूछिए। सर, ये जो आपकी बीएफआई जो स्टडी मटेरियल आपने प्रोवाइड करी है, ये हम्म। एज की 6th एडिशन जो करंटली चल रही है उसमें से है, या ओल्ड जो 5th एडिशन देखो ये जो, जो हाँ आपको। मैं बताता हूँ, ये जो एस का जो है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, एस के करंट एडिशन में से मत को, ये एस से लिए गए टॉपिक्स हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर बुक को उठाकर से छाप दिया, बट ये कस्टमाइज्ड है। मेन चीज ये है कि आप, अगर आपको मैं, आप अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इसको पढ़ के अगर क्या हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको पढ़ के आपको एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि जो अदर बुक्स हैं जो आप इधर उधर से आप परचेज करोगे, जो जो कि पैसा वेस्ट ही, क्योंकि आपको फ्री में आराम से बुक मिले तो क्यों बेकार में इधर पैसे वेस्ट कर रहे हो। उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। मेन चीज ये याद रखो, देखो नॉलेज एक अलग तरफ है, नॉलेज तो आप जिंदगी भर लेते रहोगे, लेकिन पहले जो ये एग्जाम है ना, इसको ही करेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो अभी आपको एग्जाम पर्पस से पढ़ना है, तो एग्जाम पर्पस से पढ़ने के लिए ये बुक जो मैंने आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एस की कॉपी नहीं है, एस से लिए गया कंटेंट है। ठीक है, ये है, और ये हमारा एडिशन है। ठीक है, जो हमने कस्टमाइज करके दिया है। ठीक है गाइस। Okay, sir. Okay. ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो शुरू करें क्लास। ठीक है गाइस, देखो शुरू करते हैं। पहली चीज, माइक प्लीज अपने अपने ऑफ रखना। ठीक है, किसी का भी माइक ऑन ना हो। देखो आज हम पहले समझने वाले हैं कि अपना वर्कआउट प्लान कैसे बनाना है, कैसे कस्टमाइज करना है, ये सबसे पहले हम ये समझेंगे। अब वर्कआउट प्लान कस्टमाइज करने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग वेरिएबल्स। पिछली बार क्लास के अंदर मैंने ट्रेनिंग वेरिएबल्स को सीधा नहीं समझाया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि पूरा एक टॉपिक था अपने में। तो मैं ये मान के चलूंगा आप में से काफी लोग यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो अभी तक वो इस पार्ट तक भी आ चुके होंगे जिसमें मैंने ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में बताया था, फिर भी मैं आज इसको बताऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि इसको ऐसे समझाऊं कि आपको कभी डाउट ही ना आए। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग वेरिएबल जो है ये एसीपीटी का ही पार्ट है, इस एसीपीटी में ही पढ़ाया जाता है। जब आप कोर्स में आओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, बाकी जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा ही दिया है। देखो ट्रेनिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आप जो, आप
आपका जो आपकी जो एक्सरसाइज आप जो करते हो, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, या ट्रेनिंग टेक्निक्स बोल सकते हो, जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ट्रेनिंग वेरिएबल्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स बोलते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग वेरिएबल्स कितने होते हैं, मैं पहले लिखता हूँ ट्रेनिंग वेरिएबल्स। तो जो ट्रेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, मैंने बताया था कि पहले आप सबसे पहले लेके चलो अ, पहला ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ये एक ट्रेनिंग वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी, ये भी एक ट्रेनिंग वेरिएबल है, सबका मतलब समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम, ट्रेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। चौथा हो गया हमारा रेपिटेशंस, ठीक है। पांचवा हमारा हो गया टेम्पो, और एक और है लास्ट जिसको बोलते हैं हम आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन। बेसिकली इसको हमने ट्रेनिंग वेरिएबल का पार्ट रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस बिहाफ पे हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, ये पूरा बेस होता है किसी भी इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप में से जो लोग ट्रेनर्स होंगे, काफी लोग ट्रेनर्स भी होंगे, और काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको ना मतलब एक्सरसाइज की काफी नॉलेज है, बट उनको ये नहीं पता कि उनको सिक्वेंस में कैसे लगाएं, ठीक है, किस बिहाफ पे हम उनको अरेंज करें, ठीक है। तो आज आपको ये सब बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। तो अगर आप मान लो, अब अगर भी पर्सनल ट्रेनर हो या बनने वाले हो, किसी जिम में वर्क करते हो, कुछ भी अगर आप करते हो, तो ये टॉपिक को बहुत हेल्प करने वाला है। देखो कैसे, सबसे पहले ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, इसको दो तरीके समझेंगे। पहला तरीका ये कि एक वीक के अंदर मैं कितनी बार ट्रेनिंग करता हूं, ये मेरी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे मसल बिल्ड करनी है, ठीक है, अच्छी मसल बिल्ड करनी है, तो मुझे वीक के अंदर कम से कम कितनी बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो पहले मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप पहले मुझे बताओ, आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। एडवांस में क्वेश्चन करेगा ही नहीं, एडवांस वाला हम ले ही नहीं रहे। आपने कहा कि सर मैं अभी बिगनर हूँ, तो मैंने कहा आप कम से कम आपको वीक में 4 टाइम्स क्या करना है, आपको ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। अब ट्रेनिंग मतलब एक्सरसाइज, अब उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर आप सिंपल सा, जब आप मसल बिल्डिंग की बात करें तो वेट ट्रेनिंग हो गया या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया। अब आपने मुझसे पूछा सर 4 बार क्यों, आपने ये क्यों कहा कि एक बिगिनर को कम से कम 4 बार करनी चाहिए। मैंने ये बोला देखो, पहली चीज, जब आप एक्सरसाइज जब भी शुरू करोगे, पहली बार एक्सरसाइज करो, बिगिनर हो, तो आपकी जो वर्कआउट करने की, अब जब वर्कआउट को, तो अपने वर्कआउट के अंदर अपने आपको इतना पुश नहीं कर पाओगे, पुश इन द सेंस ना तो हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे, ठीक है, ना ही बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्कआउट कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज कि जो आपकी मसल रिकवरी है, वो इतनी फास्ट, वो आपकी जो मसल रिकवरी है, अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लोगे तो आपकी जो बॉडी की जो रिकवरी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। मतलब आपने अगर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली फर्स्ट डे ही, तो आप फ्रिक्वेंट भी नहीं हो पाओगे। तो मेन चीज क्या है कि पहला है कंसिस्टेंसी। तो अगर दूसरा भी ये है कि अगर आप दूसरी चीज ये है कि एक प्लस पॉइंट ये होता है, जो लोग बिगिनर्स होते हैं तो उनकी जो मसल रिकवरी होती है ना, वो थोड़ी फास्ट होती है। अब ये इसलिए नहीं है कि वो बिगिनर है, वो सिंपल सा बस ये है कि वो पहली चीज तो उनकी बॉडी के लिए एक चैलेंज है। दूसरा ये कि जब हम पहली बार ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी जो मसल, या बोल सकते हो मसल माइक्रो ट्रोमा, मतलब कि मसल जो ब्रेकडाउन होता है, छोटे छोटे मसल ब्रेकडाउन होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, तो वो जल्दी से रिपेयर भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने मुझसे कहा, मैंने बस सिर्फ हफ्ते में मैं 4 दिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, तो मैं एक दिन अपर बॉडी और एक दिन लोअर बॉडी करूंगा, तो मैं तीसरे दिन दोबारा अपर बॉडी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी अपर बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ और मैंने अपनी एक्सरसाइज के अंदर इतना ज्यादा वेट नहीं लिया, इतना ज्यादा इंटेंस मेरा वर्कआउट है ही नहीं, मैं आराम से अपना, मेरी बॉडी जो है रिकवर कर जाएगी। तो ये एक बिगिनर को सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप वीक में 4 बार ट्रेनिंग करोगे तो अपने आप हर बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन कर सकते हो। कैसे? अगर मैं अपर बॉडी की बात करूँ तो मैंने अपर बॉडी सब सारी मसल ट्रेन कर ली है, ठीक है। अभी एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम एक दिन में अपर बॉडी करेंगे तो इसका मतलब हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और बहुत सारे सेट्स करने पड़ेंगे और उनके बहुत सारे रेपिटेशन करने पड़ेंगे, तो ये तो वर्कआउट 2-3 घंटे खिंच जाएगा। नहीं, इसके बारे में बात करेंगे आगे। पहले अभी इतना समझो कि आप वीक में 2 बार ट्रेनिंग कर सकते हो। कैसे? एक दिन अपर, एक दिन लोअर, एक दिन अपर, एक दिन लोअर, तो आपकी जो मसल रिकवरी है वो भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा मसल माइक्रो ट्रोमा नहीं होगा। तो वर्कआउट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप वीक के अंदर कितनी बार ट्रेनिंग करते हो। पहली चीज ये हो गई। तो किसी बिगिनर को, अगर आप कोई बिगिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कम से कम कितनी बार करूं, तो आप बोलोगे 4 बार।
उसके पीछे का मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहाँ पे आप हर मसल को कम से कम 2 बार ट्रेन करोगे। और स्टडीज भी ये कहती है कि अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो एटलीस्ट आपको हर मसल को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करना ही है हर मसल को। अब एक होता है कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर मसल। अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर अगर आज मैंने सर आज बैक ट्रेन करी है, तो अब मैं बैक को हफ्ते में 3 बार ट्रेन करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मेरी जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मसल आपकी जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी वो 3 टाइम्स है। अब आपसे मान लो कोई बिगिनर ये बात बोलता है कि सर क्या मैं वीक के अंदर एक ही बार पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करूं या कई बार, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे, बट अभी हमें क्या समझना है कि ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम वीक में कितनी बार ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे सेंस में समझे, अगर मैं किसी पर्टिकुलर मसल की बात कर रहा हूँ कि सर कि मैंने अगर बात करी बैक की, तो अगर मैं बैक को वीक में 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरी जो बैक को ट्रेन करने की जो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर मसल को भी ले सकते हो और पूरे ट्रेनिंग सेशन को भी बोल सकते हो। तो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं आगे। गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपको जब ये पूरा पढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आएगा, तो कोशिश करना पहले समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगा या फिर आपसे पूछूंगा आपके जो डाउट्स होंगे। ठीक है, अब देखो अगला है ट्रेनिंग इंटेंसिटी। अब ट्रेनिंग इंटेंसिटी का मतलब है क्या, इसको हम 2 तरीके समझेंगे। कैसे? पहला तो ये कि जब किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मैं मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और एक मतलब कितना वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ एक बार के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 kg की डेडलिफ्ट करी और मैं उससे एक रैप कर पाया, तो ये कहलाएगी मेरी वर्कआउट इंटेंसिटी। और इसी चीज को हम अपनी स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर मैंने कहा कि सर मैंने 100 kg से एक रैप किया, तो आपने मुझसे पूछा तो सर आपकी स्ट्रेंथ कितनी हुई, तो मैंने अपने बोला कि मेरी 100 kg मेरी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं एक ही रैप कर पाया। इसी तरीके से मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी है। मैक्सिमम जितना मैं मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, वो उस वर्कआउट की इंटेंसिटी भी कहलाती है, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी भी कहलाती है। दूसरा सेंस ये हो गया कि जो मैं अपना वर्कआउट सेशन है मेरा, जिसको मैं परफॉर्म कर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूरे सेशन के दौरान मैं अपने आप को कितना पुश कर पा रहा हूँ, ठीक है, हर एक्सरसाइज के अंदर, तो वो भी मेरी वर्कआउट इंटेंसिटी या ट्रेनिंग इंटेंसिटी कहलाएगी। तो उसके 2 सेंस है, तो इस दोनों को समझो। तो ट्रेनिंग इंटेंसिटी का मतलब सिंपल सा यही है। अगला है ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब ये है, इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, पीछे चलते हैं वापस। जब हमने अपने बिगनर को बोला कि भाई वीक के अंदर 4 बार ट्रेनिंग कर, एक दिन अपर बॉडी एक दिन लोअर बॉडी, तो उस बिगनर के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि सर इसका मतलब तो मुझे बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी क्योंकि हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। क्योंकि गुरुजी तो ये कहते हैं कि हर मसल की कम से कम 7 एक्सरसाइज होनी चाहिए, 5 से 7 एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हर मसल की 7 एक्सरसाइज करूंगा और सबके 4 4 सेट या 3 3 सेट करूंगा, 3 दिन मान लेते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मेरा जो पूरा वर्कआउट है उसके अंदर 100 50 60 70 80 सेट हो जाएंगे। उसको करने में 4 5 घंटे चले जाएंगे और पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। जो आपका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो ये बताता है कि आप जो एक सेशन के दौरान टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो आप कर रहे हो वो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम कहलाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग वॉल्यूम की अगर बात करो, जो आज जिस ट्रेनिंग वॉल्यूम को 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, वो आपका 30 से 35 सेट या 25 से 30 सेट हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक ऑप्टिमम ट्रेनिंग वॉल्यूम को मानते हैं 30 सेट्स। तो यहाँ पे जो 30 सेट्स है वो वर्कआउट वॉल्यूम या ट्रेनिंग वॉल्यूम ही है। तो मैं अपने पर्टिकुलर सेशन के दौरान कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहा हूं वो है मेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो ट्रेनिंग वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आपने क्या करा, आपने 10 सेट किए और सबके 10 10 रैप किए। ठीक है, 10 सेट के सबके 10 10 रैप किए, तो यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम निकल के आया वो आया आपका 100। तो ये जो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम है ये आपका आ गया 100। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका, इसको बोलते हैं आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम निकालना। इसी तरीके से होता है लोड वॉल्यूम निकालना। लोड का मतलब क्या है, मान के चलो मैंने 10 सेट किए, ठीक है, हर 10 के मैंने 10 10 रिपीटेशन किए, ठीक है, और मैंने हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो मैंने वेट लिया वो मैंने 10 किलो ही लिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो ट्रेनिंग वॉल्यूम निकल गया है वो है 1000 kg। ये निकल गया मैंने लोड वॉल्यूम कि मैंने टोटल एक्सरसाइज के अंदर कितना लोड अपनी मसल्स के ऊपर डाला, अपनी बॉडी के ऊपर डाला। अब आप लोग सोचोगे मैं यहाँ पे 10 10 10 10 क्यों लिया है, ये मैंने एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए लिया है। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हो। मान के चले अगर हम आपने यहाँ पे 9 सेट परफॉर्म किए और 10 सबके 10 10 रैप किए और आपने यहाँ पे वेट ले लिया 8 kg, तो जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपका लोड वॉल्यूम है। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम निकालने का 2 तरीका है, एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग वॉल्यूम ये होता है, एक होता है आपका लोड वॉल्यूम। तो उसको 2 तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अब एक बिगिनर के केस में आप क्या बोलोगे कि भाई जो तेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम है, ठीक है,
जो तेरा ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो 1 घंटे में खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब कि अगर तो क्या चीज, Sir, I'm not understanding, sir. मैंने कहा कि जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है, तो बेसिकली ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब ये है कि जब आप वर्कआउट जो परफॉर्म कर रहे हो उस पूरे सेशन के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स आप जो परफॉर्म कर रहे हो और उसके टोटल रेपिटेशन परफॉर्म, कितने टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन परफॉर्म करे, वो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि मेन थिंग इज कि कितना आपका आप जो वर्कआउट करो उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करो, बस ऐसा समझो। तो जितने आप टोटल नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करोगे पर्टिकुलर सेशन के दौरान वो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम होगा। Sir, आया समझ में? sir, no, sir. Sir, what is set and what is repetition, sir? अच्छा ठीक है, हाँ, आपको ये नहीं बता, देखो सेट का मतलब ये होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कितनी बार कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे Okay. एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पुशअप्स कर रहा हूँ तो पुशअप्स को मैं 4 बार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने उसको 4 सेट किए, और हर बारी के अंदर कितनी बार उसको मतलब हर बारी के अंदर कितने रैप्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो मेरे रिपीटेशंस हो गए, ठीक है। Raps तो matlab, I am not जैसे understanding. एग्जांपल के तौर पे ये मैंने कर्ल किया, शायद मैं दिख रहा Yeah. हूँ, हाँ. तो ये मैंने एक किया, अब मैंने इसे 10 बार कर लिए, तो Okay, okay, तो ये repetition. ये Okay, 10 रेपिटेशन okay, हो गए। अब मैंने okay. इसको करके छोड़ दिया, तो मैंने एक सेट के अंदर कितने रेपिटेशन किए, 10, 10, 10. हाँ, ठीक है। yeah, तो yeah. बेसिकली I ट्रेनिंग got it. वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेट परफॉर्म करो। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम निकालने का तरीका है कि आप एक अपना लोड वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ट्रेनिंग वॉल्यूम निकालने का मतलब रैप्स इनटू सेट, ठीक है। तो मैंने Okay. सिर्फ आपको इतना समझाया कि रैप्स को छोड़ो, बस आप इतना समझो कि आप एक सेशन के अंदर वर्कआउट सेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है। तो मैं हर किसी को सजेस्ट ये करता हूँ कि आपका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है, आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, बट आपका जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो 30 सेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक ऑप्टिमम वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो 30 सेट्स है इसको आप इजिली 1 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप आपसे जो बिगिनर है आप उसको ये बोल, ठीक है, हर सेशन के अंदर, और ये मत So देख 30 कि sets you're saying in a sense all exercises, right? हाँ, जो आपकी Okay, पूरा जो सेशन के दौरान अब okay, अपने okay. आपके पास 30 सेट्स है, समझना, आपके पास 30 सेट्स है, और अब मैंने आप बिगिनर को बोला पूरी अपर बॉडी ट्रेन करनी है, तो अब वो आपसे पूछेगा ठीक है मेरे को टोटल 30 सेट करने हैं, तो मुझे बताओ मैं बैक के कितने सेट करूं, चेस्ट के कितने Okay, सेट करूं, शोल्डर कितने okay, करूं, तो ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज सिलेक्शन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। okay. तो अभी तो इतना समझ में आ गया कि मैंने सजेस्ट ये किया, ये मेरी सजेशन है, आप आपका अपना अलग हो सकता है, कि मैंने ये कहा भाई 30 सेट अगर तू परफॉर्म करेगा तो 1 घंटे में परफॉर्म कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर इंटेंसिटी भी अच्छी लेकर चलेगा, मतलब अपने अपने हिसाब से। अब आ जाओ इधर, रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब यही है कि बेसिकली आप कितने रेपिटेशन फॉलो कर रहे हो, वो आपका हो गया रेपिटेशन, ये आपको ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका रेपिटेशन। अगला है आपका टेम्पो, ठीक है। टेम्पो का मतलब ये होता है, अच्छा मैं रेपिटेशन वाले पार्ट को एक बार अच्छा समझा देता हूँ। रेपिटेशन में ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके गोल्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, मान लो किसी का गोल है किसी का गोल है मसल बिल्ड करना, मतलब कि हाइपर ट्रॉफी करना। हाइपर ट्रॉफी का मतलब समझा देता हूँ। जब भी आपको पता है आपकी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी वो सेल से मिलकर बनी है, तो जो सेल है वो आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो जो सेल है इसके अंदर जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अगर जब इस सेल का साइज बढ़ता है, हमेशा याद रखना, कभी भी आपकी बॉडी में सेल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा, हमेशा साइज बढ़ेगा। अगर नंबर बढ़ता है तो वो अननेचुरल है, मतलब कि या तो कोई लोग वही एनहेंस, मतलब आपके मतलब मसल्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है, ऐसा समझो ये सेल है, मैंने कहा पहले ये सेल है, अब इस सेल का जब साइज बढ़ेगा तो अभी सेल छोटी है तो ये बड़ी हो गई अब, तो इसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी, मतलब कि सेल का साइज बढ़ना उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो जो लोग जिम Sir, जाते हैं can एक्सरसाइज you कर, explain one more time, sir? मैंने कहा कि जो सेल है, ठीक है, सेल आपकी Okay, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है। जब आप okay. एक्सरसाइज करते हो तो मसल भी तो सेल से मिलके बनी है, तो जब Hmm. जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके सेल का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा जब सेल का साइज बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी, ठीक है। Okay, हाइपरट्रॉफी बताया मैंने आपको, अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा बाद में। तो मेन चीज ये है कि जब आपके सेल का साइज बढ़ता है उसको बोलता है हाइपरट्रॉफी। अब आपके पास एक बंदा है, उसने कहा कि सर मेरे को तो मसल हाइपरट्रॉफी करनी है, मतलब कि मुझे मसल बिल्ड करनी है। एक आया कि सर मुझे ना स्ट्रेंथ गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए तो वो पूछ रहा है कि सर मुझे कितने रिपीटेशन करनी पड़ेंगे। एक आया उसने कहा सर मेरे को तो एंडोरेंस बढ़ानी है अपनी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा देर तक दौड़ पाऊँ, ज्यादा देर तक कोई भी एक्टिविटी कर पाऊँ, तो मतलब उसको बोलते हैं एंडोरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर किसी को अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है, पहले बात करता हूँ स्ट्रेंथ की, तो उसको कितने रैप्स करने पड़ेंगे हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, ठीक है। तो स्ट्रेंथ गेन अगर उसे करनी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वो 2 से 5 रेपिटेशन परफॉर्म करेगा पर सेट के अंदर। मतलब कि यहाँ पे उसको जो भी एक्सरसाइज वो परफॉर्म करेगा, खासकर कंपाउंड एक्सरसाइज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक चीज नोट करना, मैं यहाँ पे कंपाउंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब सिंपल से ही होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ चेस्ट फ्लाई और बेंच प्रेस, इसमें डिफरेंस क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई भी एक बंदा?
चेस्ट फ्लाई और बेंच प्रेस में एक बेसिक सा डिफरेंस है। हाँ, कौन बताना चाहेगा, बताइए। चेस्ट फ्लाई में More सर like ये chest. आइसोलेशन मूवमेंट है एंड चेस्ट प्रेस में कंपाउंड मूवमेंट है। ठीक है। तो बेसिकली जो आइसोलेशन मूवमेंट जो है, अब किसी का माइक ओपन है, वो बंद कर लीजिए। आइसोलेशन जो मूवमेंट है वो है आपकी चेस्ट फ्लाई, मतलब कि आइसोलेशन मूवमेंट वो होती है जहां पर एक सिंगल जॉइंट वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको जो एक जॉइंट वर्क कर रहा है वो खाली आपका शोल्डर जॉइंट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आइसोलेशन। लेकिन जब मैं बेंच प्रेस कर रहे हैं तो मेरा स्कैपुला भी मूव कर रहा है, मेरा शोल्डर भी मूव कर रहा है, मेरी एल्बो भी मूव कर रही है, ठीक है, मतलब मूवमेंट हो रही है। तो ये है कंपाउंड जॉइंट। जितन और जहां पर कंपाउंड मूवमेंट होती है वहाँ पर एक साथ बहुत ज्यादा मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जब भी मैं स्ट्रेंथ गेन की बात करूंगा तो मैं 2 से 5 रिपीटेशन में परफॉर्म करूंगा, तो मैं कंपाउंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर किसी को स्ट्रेंथ गेन करनी है 2 से 5 रिपीटेशन करने हैं हर सेट के अंदर। अब एक क्वेश्चन आया किसी उठ के, तो सर मुझे अब ये तो बताओ कि मैं फिर वेट कितना लूँ 2 से 5 रिपीटेशन करने के लिए। तो ये चीज समझने वाली है। तो मैंने कहा एक काम करें, रुकते हैं, अभी हम आगे चलते हैं जहां पे हम इंटेंसिटी को दोबारा कवर करेंगे। ठीक है, मैंने इंटेंसिटी को 2 तरीके से बताया था कि आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम कितना वेट ले रहे हो, वो भी आपकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो मैं इसको अभी बाद में समझाऊंगा, अभी आपको इतना समझो, अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो आप जो भी कंपाउंड एक्सरसाइज करोगे उसके अंदर आप 2 से 5 रिपीटेशन करोगे। ठीक है, अगला है आपका, हाँ, हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्डिंग में से हाइपरट्रॉफी लिखता हूँ, हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी के अंदर आप क्या करोगे, आप जो भी आप क्या करोगे, 6 से 12 रिपीटेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, 6 से 12 रिपीटेशन परफॉर्म करोगे पर सेट के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरा, एंड्योरेंस। वेट, अब मैं बात करता हूँ तीसरा, एंड्योरेंस। जब आप एंड्योरेंस की बात करते हैं तो एंड्योरेंस के अंदर ये कहा जाता है कि आपको आप कुछ भी ले सकते हो नंबर, 10 से 15 या इससे ज्यादा रेपिटेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। मतलब अब इसको समझ ले, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है भाई, मैं एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकता हूँ वो मेरी स्ट्रेंथ कहलाती है। इसी तरीके से हाइपरट्रॉफी, सिंपल सा, मेरी जो मसल्स का साइज है, जो मेरी बॉडी मसल्स का साइज है वो जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा उसको मैं हाइपरट्रॉफी बोल दूंगा। ठीक है, मतलब मेरी मसल का साइज बड़ा, हाइपरट्रॉफी हो गया, मसल बिल्ड करना। ठीक है, एंडोरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, मैं किसी भी एक्सरसाइज को कितनी देर तक परफॉर्म कर पा रहा हूँ वो मेरी एंडोरेंस होती है। अब एग्जांपल के तौर में मैं एक बार के अंदर 10 पुशअप्स कर पा रहा हूँ तो ये मेरी एंडोरेंस कहलाई। ठीक है, या 20 पुशअप्स कर पा रहा हूँ तो ये मेरी एंडोरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मैंने स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैंने कहा कि मैं डेडलिफ्ट के अंदर मैंने 100 किलो से एक रैप किया, तो 100 क्या है मेरी 100, तो जो एक रैप है वो मेरी स्ट्रेंथ है, कि मतलब 100 केजी मेरी स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। मेन चीज ये कि सर आपने ये तो बता दिया कि इतने इतने रैप्स करने हैं, बट वेट कितना लेना है, क्योंकि मान लो 10 किलो के, मगर मैंने बेंच कर रहा हूँ, मैंने 10 प्लेट इधर भी लगाई, 10 की प्लेट इधर भी लगाई, मैं 10 किलो की प्लेट से क्या मैं 5 रैप करके रख दूं तो क्या मैं स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करूंगा? क्योंकि मैं तो 10 किलो की प्लेट से 12 भी रैप कर सकता हूँ और 15 भी कर सकता हूँ, तो इनमें डिफरेंस ही क्या हुआ? मैंने कहा यही तो डिफरेंस है क्या, कि पहले आपको ये देखना है कि आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या है, आपको अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी तो पता होनी चाहिए। आपने पूछा क्या, मैंने कहा देखो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आपने मुझे बताया कि सर मैं डेडलिफ्ट के अंदर 100 किलो से एक रैप कर पाता हूँ, या मैंने मतलब कर पाता हूँ, इसका मतलब आपकी 100 की जगह है आपकी इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, या आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैंने कहा जो 100 केजी वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये आपने बोला। ठीक है, अब मैंने कहा एक काम करो फिर, अगर आपको डेडलिफ्ट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपने कहा ठीक है हाँ सर मुझे डेडलिफ्ट के अंदर बढ़ानी है, तो अपने 100 केजी का ना 90 से 95% वेट ले लो और उससे ट्रेनिंग करो। मतलब कि 90 से 95% का मतलब ये है कि जब आप पहला सेट करोगे ना कोई अपने डेडलिफ्ट का, तो उसका जो वेट है वो 90 से 95% होना चाहिए। जब आप उससे ट्रेनिंग करोगे ना, या तो आपके 2 रैप निकल के आएंगे, वरना ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा आ ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कहा सर मैंने 6 रैप मैंने करके देखा, मैंने मैक्सिमम मेरा पूरा एफर्ट लगाने के बाद 6 रैप कर दिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने 90 और 95 के बीच में हो गए, या 95 से आपने 90 थोड़ा कम वेट होगा, मतलब कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपने का जो 100% है, वो मतलब जो आपने बोला 100 केजी जो आपकी स्ट्रेंथ आई है, तो वो हो सकता है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप अपने 1 RM का, आपने मुझसे बोला कि सर मैं 100 केजी से, ये केजी लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान रखना, आपने कहा कि जब मैं अपने 100 केजी से एक रैप कर पाता हूं, तो मैंने कहा ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये आपका 1 RM भी है, मतलब 1 रैप मैक्स, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज का 1 रैप मैक्स। तो आपने कहा मैं 100 केजी से एक रैप मैक्स कर पाता हूँ, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है किसके अंदर, डेडलिफ्ट के अंदर, तो आप क्या करो, आप 90 से 95% वेट लोगे अपने 100 केजी का। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 केजी वेट लिया, अब आप 90 केजी वेट से अपने डेडलिफ्ट शुरू करी, तो आप ना 2 रैप कर पाए, 5 तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है,
एक हफ्ते में आपने ऐसे ट्रेनिंग करी, अब चले जाते हैं अगले हफ्ते पे आ जाते हैं। 2 हफ्ते मतलब एक हफ्ता हो गया, अगले हफ्ते पे आ गए, दूसरे हफ्ते में भी आपने इससे करा, दूसरे हफ्ते में 3 रैप कर पाए, 3 4 5 वीक बीत गए, आपने देखा कि छठे सातवें वीक के अंदर आपने 90 kg से 6 रैप परफॉर्म कर दिए। इसका मतलब क्या, अब आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, मतलब यहाँ पे तो आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहे हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आपका जो 100 kg का जो है वो है ना आपका जो 1 RM है, वो डेफिनेटली बढ़ चुका होगा, हो सकता है वो 105 kg पहुंच चुका होगा, या हो सकता है 102 kg पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। गाइस मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, बस मैं रफ कर देता हूँ, रेपिटेशन नहीं था, यहाँ पर था रेस्ट इंटरवल। ठीक है, रेस्ट इंटरवल था। रेस्ट इंटरवल का मतलब ये आपको मैं समझा दूंगा, बट अभी इतना समझ रहे हैं, बट ये रेपिटेशन वाला पार्ट कवर हो गया, अच्छी बात है, इसको भी कवर करना था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको रैप्स क्या क्या कैसे करने हैं। अब आते हैं हाइपरट्रॉफी के ऊपर। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता So है, can you explain this one more time, हाँ sir? एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपने कहा कि सर मेरे को ना स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है अपनी, मैं कहा ठीक है। मैंने आपसे पूछा किस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, आपने कहा कि सर मैं ना मुझे डेडलिफ्ट में करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बताओ डेडलिफ्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर लेते हो। आपने कहा सर मैं 100 kg की डेडलिफ्ट परफॉर्म कर लेती हूँ और मैं उससे 1 रैप कर पाती हूँ, इसका मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ है। एक रैप मतलब 15 टाइम्स, नहीं नहीं 15 नहीं, टाइम्स या नहीं नहीं, 1 रैप का हाँ, मतलब है एक ही बार उठा के आपने रख दिया, आपने एक सेट परफॉर्म किया ओके, और एक ही बार उठाया आपने रख दिया, मतलब हाँ, आपसे हुआ नहीं दूसरा, तो 1 रैप परफॉर्म किया। तो 100 kg आपका 1 रैप मैक्स है, क्या है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। मैंने कहा फिर एक काम, एक ही बार किया है ना सर वो? हाँ हाँ 1 रैप मैक्स, और आपकी स्ट्रेंथ एक ही है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ वन वन मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जो कैलकुलेट करते हैं वो आपके 1 RM से करते हैं। मतलब आपने मुझसे कहा कि सर मेरी 100 kg मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसका मतलब मेरे को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब 100 kg से आप 1 रैप कर पाते हो, आया मतलब समझ में, जब आपने मुझसे एक रैप मतलब वन टाइम ओनली, नो सर? हाँ, तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ हुई इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। या तो या अब आपने यहाँ पे या क्या किया, आपने 90 से 95% लिया अपने 1 रैप मैक्स का, ठीक है, और उससे ट्रेनिंग करना शुरू करी। तो पहला सेट भी आपने उसी से शुरू करा, तो कुछ वीक बीत चुके हैं, अब आपकी ट्रेनिंग इसी हिसाब से चल रही है। पहले तो आपने 2 रैप कर पाते थे, फिर धीरे धीरे आपकी रेपिटेशन बढ़ती है, आपने 5 से फिर 6 पे पहुंच गए। जैसे आप 5 नंबर को पार कर जाओगे, डेफिनेटली आपका जो ये ना आपका 1 RM या 100 kg जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी ये बढ़ चुकी होगी। ये हो सकता है 2 से 3 किलो बढ़ गई होगी या 5 किलो तो पहुंच चुकी होगी। इसका मतलब फिर आप दोबारा अपना 1 RM कैलकुलेट करोगे, फिर दोबारा ये स्ट्रेटेजी लगाओ, फिर अपने प्रोग्राम को चेंज करोगे। बट चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आते, स्ट्रेंथ में कम से कम आपको 4 से 5 वीक लगते हैं। मान लीजिए अगर आप 90 kg से 5 रैप परफॉर्म कर लिया आपने, तो अपना वेट को बढ़ा दो, 95% कर दो या 92% कर दो, फिर उससे परफॉर्म करो। जब फिर धीरे धीरे ऐसे वेट इंक्रीज करना। अब आते हैं हाइपरट्रॉफी के अंदर। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो 6 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो रैप रेंज जो दी गई है ना, ये कुछ एक्सपर्ट्स ने दी गई है, और ये कहा गया है कि इसमें रैप रेंज के अंदर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। बट ये कहीं भी बिल्कुल फैक्ट नहीं है, मतलब ऐसे बिल्कुल रिटर्न में नहीं है कि इसको आप भी बोलो, अप्रूव्ड नहीं है कि अगर आप इसी रैप रेंज में ट्रेन करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। मतलब कि आप इसमें करोगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो सकता है, ये एक्सपर्ट की राय है। तो एक्सपर्ट ने ये भी बोला है कि जब आप 6 से 12 रेपिटेशन करते हो तो आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हो। सेम अब वही क्वेश्चन, अगर सर मेरे को 6 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं तो मुझे वेट तो होता है, मुझे वेट कितना लेना है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा हाइपरट्रॉफी करनी है। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो आप अभी, डेडलिफ्ट। आपने कहा, मैंने सिंपल सा, जब डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपको ये पता होगा जब डेडलिफ्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपकी कौन कौन सी मसल ट्रेन हो रही है, आपको पता है आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी इरेक्टर स्पाइनी मसल, आपकी बैक, आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी ट्रेन हो रही है। तो आपने मुझसे पूछा सर मैं फिर इसके कितने रेपिटेशन परफॉर्म करूं अगर मुझे हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है, मसल का साइज गेन करने के लिए। तो मैंने कहा 6 से 12। इसका मतलब आपका जो वेट होगा वो आपके 1 RM का, ये आपका क्या है 1 RM, जो 1 RM है उसका 70 से 75% या आप 65% भी मान सकते हो परसेंट आपको वेट सेलेक्ट करना है। तो अगर मेरी 100 kg की डेडलिफ्ट है तो मेरा उसका 70% 70 kg होगा। अब मैं 70 kg से मैंने अपना पहला सेट परफॉर्म किया डेडलिफ्ट का। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैंने 70 kg से पहला सेट परफॉर्म किया तो मैंने ये देखा कि मैं भाई ज्यादा से ज्यादा 10 रेपिटेशन कर पाया। एक चीज ध्यान रखना, कर पाया और करे, इसमें डिफरेंस है। कर पाया मतलब मैंने अपने पूरे एफर्ट लगा दी तब जाके मैं 10 रेपिटेशन कर पाया, है ना, और करेगा मतलब ये मैंने 12 करे रख दिया। ठीक है, तो एफर्ट की बात है यहाँ पे। तो मैंने आपने एफर्ट लगाया, एफर्ट लगा के आप 10 रेपिटेशन कर पाए, तो आप उसी वेट से ट्रेनिंग करते रहोगे जब तक आपके रेपिटेशन 12 से ज्यादा नहीं हो जाते। अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने पहले सेट में मान लो 10 किए, दूसरे में 8 ही कर पाया, तीसरे में 7 कर पाया, और चौथे में 6 ही कर पाया, और जो लास्ट मेरा सेट था मैंने 5 सेट मान के चला था, तो 5वें में मैं 5 कर पाया। तो क्या मेरे को वेट इस 5वें सेट के जब मैं 5 रैप कर पाया तो क्या वो ठीक है। तो मेन चीज ये है कि जैसे आप ट्रेनिंग करते रहोगे अपने एक्सरसाइज को, मतलब आप सेट परफॉर्म करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका रैप रेंज भी कम होती रहेगी क्योंकि आपकी मसल फटीग होती रहेगी। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपका लास्ट सेट है,
ठीक है, सेकंड लास्ट सेट है, सेकंड लास्ट सेट पे मतलब आपको 4 सेट परफॉर्म करने थे, अब आप थर्ड सेट पे चल रहे हो। आप थर्ड सेट में आपने पूरे मैक्सिमम एफर्ट लगाए, लेकिन आप 5 रैप ही कर पाए, जबकि करने आपको कम से कम 6 और 12 के बीच में थे। तो आप नेक्स्ट सेट में क्या करोगे, थोड़ा वेट कम कर दोगे और रैप रेंज को मेंटेन रखोगे, थोड़ा वेट। फिर आप दोबारा ट्रेनिंग करोगे तो आप ज्यादा हो सकता है 10 रैप ही कर पाओ या 7-8 रैप ही कर पाओ उस वेट से। तो यहाँ पे आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करने का। लास्ट आता है एंडोरेंस, सेम टेक्निक सेम चीज। अब एंडोरेंस के लिए आपने क्या करना है कि अपने 50 केजी से या 60 केजी से 60 टू 50% से अपने 50 टू 60% या इससे कम वेट से आपको रिपीटेशन परफॉर्म करनी है। तो जब इतने वेट से आप ट्रेनिंग करोगे तो आपकी जो रैप रेंज है वो इतनी ही आएगी, 10 से 15 के बीच में। अब इसको वेट को कम करते चले जाओगे तो आपकी रैप रेंज बढ़ती चली जाएगी। अभी डिपेंड करता है कि गोल टू गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसके वर्कआउट के अंदर एंडोरेंस बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा भागना पड़ता है, बहुत देर तक भागना पड़ता है, तो डेफिनेटली आप उसको हाई रैप रेंज में ट्रेनिंग कराओगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैराथन रनर, तो मैराथन रनर को आप ज्यादा वेट से ट्रेनिंग नहीं कराओगे, आप उसको लाइट वेट से ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करवाओगे। कोई ऐसा बंदा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉसफिट खेलता है, तो क्रॉसफिट करता है, तो उसके अंदर भी आप क्या करोगे कि वो उसकी बॉडी वेट एक्सरसाइज ज्यादा कराओगे। तो बॉडी वेट एक्सरसाइज जब उसको परफॉर्म करोगे तो आप कोशिश क्या करोगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करवा सकूं इसके बॉडी वेट से, ताकि इसके जो एंडोरेंस वो बढ़े। अपने एटलीस्ट में बॉडी वेट से अपनी बॉडी वेट से ट्रेनिंग करके इतनी अच्छा एंडोरेंस तो बिल्ड कर ले ताकि उसको बेनिफिट हो उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेन चीज यही है कि आपको ये समझना है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये आपको क्लाइंट के गोल्स के हिसाब से रखने हैं। आपको हमेशा याद होना चाहिए, अगर आपको क्लाइंट को कोई स्पेसिफिक गोल है तो उसके हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल रखो। अब जो चीज मिस रह हो गई थी, रैप रेंज वाला मैंने पार्ट कंप्लीट कर दिया, मेन एक रह गया था रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल आपको समझा देता हूँ। रेस्ट इंटरवल का मतलब होता है कि मान लो मैंने एक सेट परफॉर्म किया, एक सेट परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट सेट के अंदर नेक्स्ट सेट तक पहुंचने के लिए मुझे कितना रेस्ट लेना दोनों सेट के बीच में। मतलब कि मान लो अगर मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो चेस्ट प्रेस का मैंने एक सेट परफॉर्म कर लिया, तो दूसरे सेट के बीच में कितना रेस्ट लूँ, दूसरे और पहले सेट के बीच में। तो ये आती से बोलते हैं रेस्ट इंटरवल, मतलब कि बीच में। अब ये भी सेम, अगर आप मान के चलो अगर आप एंडोरेंस की ट्रेनिंग कर रहे हो, एंडोरेंस के लिए, तो यहाँ पर वेट क्या है, कम। तो यहाँ पे आपकी जो रिकवरी होगी वो भी थोड़ी आराम से जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका रेस्ट इंटरवल है वो 30 से लेकर 40 सेकंड के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू स्टडीज है। तो 30 से 40 सेकंड का रेस्ट इंटरवल बहुत होता है जब आप एंडोरेंस के लिए ट्रेनिंग करते हो। हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, और जब हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रेस्ट इंटरवल है वो 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक हो सकता है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आपका जो रेस्ट इंटरवल है वो डिपेंड करता है, वो आपका होना चाहिए कितना, आपके कम से कम 1.5 मिनट से लेके 90 सेकंड से लेके आपका ये 2 मिनट या 3 मिनट तक भी जा सकता है, कुछ कुछ केसेस में 5 मिनट तक भी जाता है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 1 मिनट से ज्यादा तो होना ही चाहिए, तभी आप ट्रेन कर रहे होगे स्ट्रेंथ के लिए। क्यों? क्योंकि जब हैवी वेट लिफ्ट करोगे तो आपके एनर्जी सिस्टम को रिकवर करने में, रिप्लेनिश होने में टाइम लगेगा। मैंने एनर्जी सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था पिछली वर्कशॉप के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम होते हैं, ग्लाइकोलाइटिक, ऑक्सीडेटिव और आपका क्रिएटिन फोस्फेट सिस्टम। मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, तो आज मैं उसको कवर नहीं करूंगा, बस उसको नेक्स्ट पार्ट में कभी कवर करने, कभी लगी जरूरत तो कवर करेंगे। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आया था टेम्पो। टेम्पो क्या होती है? टेम्पो का मतलब ये है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि जब मैं मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने चेस्ट के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैंने एक सेट के अंदर 10 रेपिटेशन करे, तो 10 तो रेपिटेशन हुए, और एक बार में किए तो एक बार परफॉर्म किए तो वो था सेट। तो बेसिक सेट और रेपिटेशन का मतलब तो आपको समझ में आ चुका होगा। मेन चीज ये है कि जब आप रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जब जिम एक्सरसाइज करते होगे, तो आप जब पहली बार जिम गए होगे, तो अच्छे जिम में अगर वर्कआउट करोगे तो आपके जो वहाँ पे कोच होगा उसने आपसे कहा होगा ये काम करो, ऊपर जब वेट जा रहा है उसको स्लो लेके जाओ, और नीचे आ रहा है तो फास्ट लेके आओ। या आपने ये सुना होगा कि जब आपका वेट ऊपर जा रहा है तो ब्रीद आउट करो, और जब नीचे, सॉरी, ब्रीद इन करो, जब नीचे आ रहा है ब्रीद आउट करो। ये ट्रिक कुछ टेक्निक्स होती है, आपको बताया होगा। तो मेन चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब वेट ऊपर जा रहा है और जब वेट को नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो जब आप बार्बल कर्ल कर रहे हो, तो जब आप ऊपर लेके आ रहे हो तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब नीचे लेके आ रहे हो तो मसल रिलैक्स हो रही है, मतलब कि स्ट्रेच हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो इस दौरान आपको किस चीज का ध्यान देना है? तो ऐसे ध्यान रखना हमेशा, मसल या मूवमेंट आपकी बॉडी कब होती है? देखो, मूवमेंट आपकी बॉडी करने में हेल्प करती है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं अपने बाइसेप को कर्ल करना चाहता हूँ, अपने आर्म को ऊपर बैंड करना चाहता हूँ, तो मैं जब ये ऐसे कर रहा हूँ तो मेरी जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। और जब मैं उसको नीचे तो जब अब अभी तो ये मूवमेंट हुई है, अब जब ये नीचे जाएगा
तो ये रिलैक्स हो रही है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तब मूवमेंट परफॉर्म होती है, मूवमेंट होती है। तो इनके दो फेज होते हैं। जब मसल ऊपर, जब हम हाथ को ऊपर कर्ल कर रहे हैं, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक फेज। और जब हम अपने हाथ को नीचे, और जब हमारी मसल स्ट्रेच हो रही होती है तो इसे बोलते हैं इसेंट्रिक फेज। तो दो फेज होते हैं हमारी मूवमेंट के, कॉन्सेंट्रिक फेज और इसेंट्रिक फेज। दोबारा रिपीट करता हूँ, दो फेज होते हैं, कोसेंट्रिक फेज और इसेंट्रिक फेज। तो जो आपका कोसेंट्रिक फेज है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो जो आपका कॉन्सेंट्रिक फेज है वो आपका, और आपका जो इसेंट्रिक फेज है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको धीरे और स्लो क्यों करते हैं। मतलब कि जब आप ऊपर जा रहे हो, समझना। अब मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, इसको ऐसे समझना। कॉन्सेंट्रिक फेस और इसेंट्रिक फेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, जब मैं, मेरे हाथ में रॉड है, मैं रॉड को ऊपर कर्ल कर रहा हूँ, तो जो रॉड है वो नीचे की तरफ क्या हो रही है, ग्रेविटी से नीचे की तरफ पुल कर रही है, और मैं इसको ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। तो ये कॉन्सेंट्रिक फेस हो एक तरीके से। बाकी कॉन्सेंट्रिक फेस तो है ही, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब आप वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके आते हो ना, तो ये कॉन्सेंट्रिक फेज जो हो रहा है, इसके अंदर जो आपकी स्पीड है, ठीक है, जो आपको मूवमेंट करने में जो आपको टाइम लेना है, वो आप 2 से 3 सेकंड का ले सकते हो। 2 से 3 सेकंड, ठीक है, अगर आपको इफेक्टिवली मसल को ट्रेन करना है। तो इसका मतलब अगर मैं कर्ल कर रहा हूँ तो मुझे 2 से 3 सेकंड के अंदर लेके आना है। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि जितना फास्ट ला सकते हो उतना फास्ट लेके आओ, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि 2 सेकंड तो मिनिमम लो। तो मान के चलिए मैंने कर्ल किया और मैंने 2 सेकंड के अंदर ऊपर लेके आ गया। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, तो मैंने कॉन्सेंट्रिक फेज तो कंप्लीट कर लिया, अब नीचे आ रहा हूँ इसेंट्रिक फेज के अंदर। तो जब मैं इसेंट्रिक फेज के लिए जाऊंगा तो मेरे को किस चीज का ध्यान देना है कि जो मेरी जो मूवमेंट है वो कितनी स्पीड में हो रही है। तो मुझे इस मूवमेंट को अपना 3 से 4 सेकंड के अंदर परफॉर्म करना है। तो मान लेते हैं मैंने अपना कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर मैंने कॉन्सेंट्रिक फेज किया 2 सेकंड के अंदर, और इसेंट्रिक फेज किया 4 सेकंड के अंदर, टोटल हुआ 6 सेकंड। तो इससे क्या समझ में आया कि कोई भी एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म करते हो तो उसकी जो पूरा जो मूवमेंट को, जो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों फेज को मिला के, उस पूरी मूवमेंट को होने में कम से कम 6 सेकंड लगने चाहिए। आपको हर मूवमेंट 6 सेकंड के अंदर अगर आप इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल अच्छे से ट्रेन हो पाएगी। तो इसका मतलब जो आप ये कह रहे हो कि मूवमेंट को परफॉर्म करने की जो क्या बोल सकते हो रेट है, मूवमेंट को परफॉर्म करने का जो रेट है, दर है, वो कितना है? 6 सेकंड का दर है। मतलब आप 6 सेकंड के अंदर मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, तो यही कहलाता है आपका टेम्पो। ठीक है, तो टेम्पो का मतलब ये है कि आप किस मूवमेंट को कितनी रेट से या कितने टाइम के अंदर कर रहे हो, उसको बोलते हैं टेम्पो। इसका फायदा क्या होता है, जब आप एक बिगिनर को ट्रेनिंग कराते हो तो आप उसको हैवी वेट नहीं दे सकते, तो आप क्या करो, उसको लाइट वेट दोगे, उससे को उससे ट्रेनिंग कर। लाइट वेट से इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप उसको ट्रेनिंग टेम्पो के टेक्निक बताओगे। तो इस केस के अंदर आपकी जो मसल है अंडर टेंशन ज्यादा रहती है, उन पर ज्यादा लोड रहता है, तो वो कम से कम वेट से भी ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सकता है बिना इंजर्ड हुए। तो गाइज ये से कहते हैं ट्रेनिंग टेम्पो। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, लास्ट और है वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन, इसको समझेंगे आगे। अब मैं चाहूंगा कि आप में से जिन लोगों को भी जो जो क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, पहले एक क्वेश्चन पूछना, जब एक क्वेश्चन पूरा हो जाए तो दूसरे पे चलेंगे, सिर्फ ये साइकिल को दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा सबको क्वेश्चन पूछने का। तो पहले मैं चाहूंगा पहले तुलासा से कुछ शुरू करते हैं, क्योंकि वो अभी अकेली फीमेल है, तो जब बहुत सारी फीमेल होगी तो फिर हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। पहले मैं तुलासा से शुरू करूंगा, तुलासा एक क्वेश्चन पूछना पहले, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो पूछ सकते हो आप और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। Can you explain me one more time this concentric and eccentric one? ठीक है, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि आपकी जो मसल, जो आपकी बॉडी है वो मूवमेंट कब करती है, जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब सिकुड़ती है, और जब स्ट्रेच होती है या बोल सकते हो रिलैक्स होती है, तब होती है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जब मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं, इस मूवमेंट को मैंने बोला ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये हाथ को नीचे से ऊपर लेके आ रहा हूँ जब मसल सिकुड़ रही है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। मतलब मूवमेंट इस फेज को बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक फेज। और जब मसल रिलैक्स हो रही है, बोल सकते हैं स्ट्रेच हो रही है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक फेज। तो कोई भी मूवमेंट कब होती है, जब मसल के अंदर कॉन्सेंट्रिक और मतलब कॉन्सेंट्रिक और जो इसेंट्रिक फेज हो रहा है तो मूवमेंट हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ इन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो जब मैं कॉन्सेंट्रिक फेज कर रहा हूँ तो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, और जब इसेंट्रिक फेज कर रहा हूँ तो मेरी मसल स्ट्रेच हो रही है या रिलैक्स हो रही है, कुछ भी बोल सकते हो। तो जो कॉन्सेंट्रिक फेज है वो आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टडीज। तो 2 सेकंड का अगर आप कॉन्सेंट्रिक फेज कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप अपने मसल को रिलैक्स कर रहे हो या मतलब मूवमेंट को नीचे तक अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, मसल को स्ट्रेच कर रहे हो,
तो ये हो गया आपका इसेंट्रिक फेस। तो इसेंट्रिक फेस आपका 3 से 4 सेकंड के अंदर होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपने कॉन्सेंट्रिक फेस को किया 2 सेकंड के अंदर, ठीक है, इसेंट्रिक फेस को किया 4 सेकंड के अंदर। अब आपकी मर्जी थी, आप चाहो तो कॉन्सेंट्रिक फेस को 3 सेकंड के अंदर कर लेते हैं क्योंकि आपका 1 सेकंड की और विंडो है, और इसेंट्रिक फेस को 3 सेकंड के, दोनों को 3-3 सेकंड में कर लेते हैं, तो भी अगर टोटल निकालो तो आता है आपका 6 सेकंड। तो ये कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाने के लिए हर रेपिटेशन को एक टेम्पो में परफॉर्म करो, मतलब कि मूवमेंट का जो रेट होना चाहिए वो आपका कम से कम 6 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। 6 सेकंड के अंदर उस मूवमेंट को परफॉर्म करो, हर रैप को 6 सेकंड में परफॉर्म करो। तो इससे क्या होगा, इसकी आपकी जो मसल का जो एक्टिवेशन है और मसल आपका जो लोड है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, और इसी टेक्निक को बोलते हैं टेम्पो, ट्रेनिंग टेम्पो भी बोल सकते हो। तो बेसिकली मूवमेंट को परफॉर्म करने के रेट को, दर को, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग टेम्पो, ठीक है। आया समझ में? Sir, हाँ yes, पूछो। sir. So it applies to the whole body, right, sir? हाँ हाँ, Not हर only एक्सरसाइज hands में, and legs. इसके अंदर हर, Yeah. इसको हम हर एक्सरसाइज में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता And देता हूँ। back. Yeah. हाँ, मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है, एक ब्रीदिंग टेक्निक भी होती है, ठीक है, बट इसको हम हर एक्सरसाइज में अप्लाई नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो कुछ एक्सरसाइजेज जैसे खास करके मान लो मैं लेट पुल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, लेट पुल डाउन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेट को, जब मैं लेट को नीचे खींच रहा हूँ तो वेट ऊपर जा रहा है, तो जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट जाता है ना, जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट जाता है तो आपको ब्रीद आउट करना होता है, ठीक है, और जब ग्रेविटी के साथ वेट नीचे आ रहा था तब आपको ब्रीद इन करना होता है, ठीक है। तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जब आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी वेट जा रहा है तो ब्रीद आउट, और ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है तो ब्रीद इन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा, जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ तो जब मैं नीचे जाऊंगा स्क्वाट में तो क्या मुझे ब्रीद आउट करना चाहिए या ब्रीद इन करना चाहिए, बताइए Sir. क्या करना चाहिए, ब्रीद आउट या ब्रीद इन? Breathe in. ब्रीद इन, क्यों? क्योंकि मैं ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहा हूँ वेट को लेके, और लेकिन Yeah. और जब मैं अगेंस्ट आऊंगा तो मुझे क्या करना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया टेम्पो। अब आपका आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। अब चलते हैं Yes, sir. नेक्स्ट पे, ठीक है। मैं सबके नाम लूंगा, उनके हिसाब से सब बताना, ठीक है। अगला है प्रवीण। प्रवीण, आपको कुछ क्वेश्चन? प्रवीण, आप सुन पा रहे हो? नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी स्टार्ट ही किया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। विनोद, आपको कोई क्वेश्चन? Yes, sir. I have two questions. हाँ पूछिए। So, one is like we do the combo. So, if we do combo like repetition. विनोद, आपकी ना एक्चुअली वॉइस नहीं आ रही है, बट मैं समझ चुका हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि हम कॉम्बो कर सकते हैं, मतलब जो रैप रेंजेस हैं उसको अपने शेड्यूल के अंदर, अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आंसर इज यस, कर सकता है और करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप इस पूरी इंटेंसिटी को अगर आप हर एक्सरसाइज को 2 से 5 रेपिटेशन के लिए परफॉर्म करोगे तो आप अपनी मसल को ब्रेक डाउन तो भले ही कर दो बट उसको थका नहीं पाओगे। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जब भी हम हैवी ट्रेनिंग करते हैं ना, हैवी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, हैवी वेट से ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी जो मसल्स है ना उसमें ब्रेक डाउन तो होता है, बट हम मसल को अच्छे तरीके से, कहते हैं ना थकाना, वो नहीं कर पाते। तो मसल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो अभी भी अच्छे से खत्म नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, पहले आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करो, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जो आपके रैप रेंज है वो, अगर आप मतलब रोजाना इस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहते हो तो वो आपका जो रैप रेंज है वो 5 से ज्यादा ही रेंज चाहिए, 5 और 8 के बीच में ट्रेनिंग करना, या 5 तक करना। क्यों? क्योंकि अगर इससे आप ज्यादा हैवी वेट लोगे, मतलब आप 2 रेपिटेशन के लिए परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके जो जॉइंट्स है वो, अगर आप रोज इसी तरीके से ट्रेनिंग करोगे तो आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, तो इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने स्ट्रेंथ भी करी 5 से लेकर 8 रेपिटेशन के बीच में, आपने हाइपरट्रॉफी करी 6 से 12, और आपने एंड्योरेंस भी करी 10 से 15। तो जब आपने एक्सरसाइज शुरू करी, जब बिल्कुल ताजे थे, बिल्कुल फ्रेश थे, तो हैवी वेट ट्रेनिंग करी, फिर थोड़ा सा डाउन होते गए, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम में चले गए, हाई रेपिटेशन पे चले गए, थोड़ा सा मतलब 6 से 12 रेपिटेशन, फिर डाउन गए बिल्कुल लास्ट में, थक गए, तो हाई रेपिटेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आज चेस्ट कर रहा था तो मैंने बेंच प्रेस करी हैवी वेट से, फिर मेरे पास थोड़ी एनर्जी कम बची तो मैंने क्या करा, मैंने इंक्लाइन बेंच पे चला गया और मैंने फिर इंक्लाइन बेंच पे फिर मैं हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन किया 6 से 12 रेपिटेशन, फिर मैं बिल्कुल थक गया तो मैं लास्ट में फ्लाइज पे आ गया, 15 20 25 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो, और इस तरीके से करनी चाहिए इफेक्टिव। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए एक चीज होती है जिसे बोलते हैं वॉल्यूम और इंटेंसिटी, मतलब 2 चीज होती है, वॉल्यूम और इंटेंसिटी। क्योंकि आपकी जो मसल है वो तभी ग्रो करेगी जब आप उसको वॉल्यूम दोगे। मतलब कि जो आपका मसल के ऊपर एक सुना होगा एक लेयर होती है फाशिया, जितना फाशिया स्ट्रेच होगा तो आपके मसल को ग्रो करने के लिए स्पेस मिलेगा, तो आपकी मसल जल्दी ग्रो होगी। तो इस तरीके का ट्रेनिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, खासकर जब आपको मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ गेन करनी है, ठीक है। विनोद, आपको So, क्वेश्चन हो गया कुछ और? हाँ
Sir, आप so we have to like do that like a repetition 6 to 12 repetition and also the endurance one, right? 10 to 15 like isolation हाँ movements. हाँ, We have to लेकिन जब आपको कोई do the स्पेसिफिक both reps, right? Both rep हाँ range, right? हाँ हाँ, लेकिन मान लीजिए जब आपको कोई स्पेसिफिक गोल है, आपको कोई किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेनिंग करनी है, तब आपका वहाँ पर ट्रेनिंग चेंज हो जाएगी। इसके ऊपर कभी और दिन बात करेंगे, बट मैं आपको इसको ऐसे बताऊँ, जनरल फिटनेस के लिए जो आप रेगुलर, मतलब आपको सिर्फ आपका गोल यहाँ पर ये है कि स्ट्रेंथ भी गेन होता रहे, साइज भी बिल्ड होता रहे, और मेरी जनरल फिटनेस भी मेंटेन रहे, मतलब कि मेरे अंदर एजिलिटी भी हो, क्विकनेस भी हो, ठीक है, और मेरा जो मतलब जो मैं अपने आप को पूरे अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ अपने ओवरऑल बॉडी को, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। Okay, sir. Sir, isolation movements we can do like more than 15, sorry, more than 10 repetitions, right? More like नहीं, 15 आप उससे भी repetitions. ज्यादा कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना, आप 20 25 भी 30 भी कर सकते हो, बट ये जो रिपीटेशन है ना, ये आपके सेशन के लास्ट में होना चाहिए। हाई रिपीटेशन, जब आप बहुत ज्यादा हाई रिपीटेशन पे जा रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो रिपीटेशन है वो आपके हाई रिपीटेशन लास्ट में परफॉर्म करना, और रेस्ट इंटरवल बहुत कम से कम रखना। मैं आपको अगर आपको एग्जांपल बताऊं, मैं क्या करता हूँ, जब मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्कआउट खत्म होने वाला था, तो मैं एक वेट लगाता हूँ, एक अच्छा खासा वेट, तो पहले मैं सब 25 रिपीटेशन, मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखा मैंने 20 रिपीटेशन परफॉर्म कर पाया, तो मैं क्या करता हूँ, 10 सेकंड रुकता हूँ, 20 सेकंड रुकता हूँ, फिर एक प्लेट कम करता हूँ, फिर दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेस्ट इंटरवल 10-15 सेकंड का ले रहा हूँ, ताकि इंटेंसिटी मेंटेन रहे, और रिपीटेशन और सेट ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि वॉल्यूम ऐड हो मसल के अंदर, मसल का जो लेयर है फास्ट वो स्ट्रेच हो, ताकि मेरी मसल ग्रो कर पाए। FST7 जो एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बारे में कभी बात करें, उस पर पूरी स्टडी करेंगे कि कैसे FST7 काम करता है। ठीक है, जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो विनोद, आपको क्वेश्चन कवर हो गया, आगे चले हम। Yeah, yeah. ठीक है, नेक्स्ट है राकेश। राकेश, कुछ पूछना है? ये सर पूछना। हाँ, पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ, आप आ रही है, बोलिए। सर पूछना था कि स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस का यूज, जैसे कि अगर मैं पर्सनली अपना बात करूं, तो मैं हम्म बेसिकली क्रिकेट खेलता हूं, तो फास्ट बॉलिंग करता हूं वहां पे, तो वहां पे मुझे हम्म अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए, हाइपरट्रॉफी या फिर एंड्योरेंस के ऊपर? कोई क्वेश्चन था। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, जो आप गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बेसिकली जो क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है ना, वो आप ऐसा समझो, कोई भी स्पोर्ट्स को ग्रोथ, मतलब खासकर इस टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर ना, आपके पावर होती है, एक बॉडी से होता है पावर। पावर का मतलब होता है कि आप किसी भी मूवमेंट को कितनी फास्ट परफॉर्म कर पा रहे हो, वो आपकी पावर बताती है। फॉर एग्जाम्पल के यस। तौर पे, ठीक है, अगर मुझे हिट करना है, तो मुझे हिट करने के अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, साथ साथ मेरे अंदर स्पीड भी होनी चाहिए, ताकि बॉल दूर तक जाए। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं, तो पहले हमें अपनी मसल एंड्योरेंस पे काम करना होता है, फिर ओके। मसल स्ट्रेंथ पे काम करना होता है, और फिर पावर पे काम करना होता है। मतलब आपको हर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी जो मसल हाइपरट्रॉफी है वो हो, तो बट इतनी ना हो कि आपको मूवमेंट करने में दिक्कत आए। तो मेन आपको जो ट्रेन करना है वो एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ में ज्यादा ट्रेन करना है। तो आप उसके बाद पावर के लिए ट्रेन कर सकते हो। मान लो एग्जांपल के तौर पर, पहले आपने लाइट वेट से ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करते हो, मान लो स्क्वाट्स का एग्जांपल लेता हूँ। पहले आपने एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करा, आपने अपना, पहले माइक बंद रखो, मेरी ना आवाज रिपीट आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करी, पहले आपने स्क्वाट्स परफॉर्म करे। ठीक है, 50-60 स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो आप पहले कुछ टाइम तक, फिर मतलब आपके स्क्वाट्स बॉडी वेट स्क्वाट्स बढ़ते चले गए, आपने बॉडी वेट स्क्वाट अपने 200 तक पहुंचा दिए। अब आपने क्या करा, उसमें थोड़ा वेट ऐड किया। ठीक है, फिर उसको थोड़ा परफॉर्म किया, तो आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी गेन होने लगी। ठीक है, फिर और वेट ऐड किया। बट आपने एक चीज का भी ध्यान रखा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ तो गेन करनी है, बट अपना जो साइज है, मसल का जो साइज है, वो इतना ग्रो नहीं करना ताकि मुझे भागने में दिक्कत हो। तो आपने एक अच्छी नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करी, अपने साइज को मेंटेन रखते हो, मतलब आपका जो रैप रेंज, जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपने खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ही ट्रेनिंग करी। उसके बाद आपने क्या करा, अब आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, आपकी एंड्योरेंस भी अच्छी है, अब आपने वेट को किया मॉडरेट, या मॉडरेट से थोड़ा कम। अब उसी वेट से फास्ट स्पीड में मूवमेंट को परफॉर्म करना शुरू करा। फॉर एग्जांपल, आपने जंपिंग स्क्वाट शुरू करा, वेट को लेकर जंपिंग स्क्वाट शुरू करा, तो आपके अगर जब स्क्वाट पोजीशन में नीचे आके जब जंप कर रहे हो, तो जितना आप ऊपर आ पा रहे हो, तो आप अपनी पावर के से ऊपर आ रहे हो, कि आप जितनी पावर जनरेट कर पा रहे हो। अब मान लो आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो आपको अगर बॉल कैच करनी है, तो आपके सांस के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, अगर आपने जंप करी, तो आप एक बॉल ज्यादा हाइट पे, तो आप उसको कैच कर पाओ। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास स्ट्रेंथ है बट पावर नहीं है, तो आप बॉल को पकड़ नहीं पाओगे। तो मेन चीज है कि आपने एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों के लिए ट्रेन करना है, बट जब वो दोनों के लिए ट्रेन कर लो, फिर आपको पावर के लिए ट्रेन करना है। पावर के लिए ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ड्रिल्स वगैरह होती है, ट्रेनिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसके बारे में कभी और सेशन रखेंगे, वो अभी इसमें कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है,
मतलब ओके बेस सर। आपका एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ही होता है, तो आपको इसी तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब आप हाइपरट्रॉफी की बात करो तो हाइपरट्रॉफी आपकी स्ट्रेंथ के अंदर भी होगी, ऐसा नहीं है कि खाली आप इस रेफरेंस के अंदर करोगे तो हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि हाइपरट्रॉफी भी आपकी 2-3 तरीके की होती है, वो भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछना चाहेगा? आप अपने आप पूछ सकते हो, आप जो भी पूछना चाहे, क्योंकि काफी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो उनके क्वेश्चंस नहीं है, तो जो लोग पहले से हैं वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ हेलो। महादेव पूछिए। हाँ हाँ अच्छा, बोलिए। ये कंपाउंड मूवमेंट, सॉरी, डेडलिफ्ट जो है, हम्म। उसको हम एंडोरेंस में कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में। हाँ हाँ कर सकते हो, बहुत सी चीज देखो। आप एक चीज ध्यान से देखो, अपना अगर माइक बंद कर लीजिए, जो उसका भी माइक हो ना, अपना माइक का प्लीज ध्यान रखो। देखो जब भी हम डेडलिफ्ट की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात करते हैं, आप एक चीज बताओ, जब आपने पहली बार एक्सरसाइज करना शुरू करी थी, जिम जाना शुरू करा था, तो आप कोई भी एक्सरसाइज जब परफॉर्म कर रहे थे तो क्या आप उसमें हैवी वेट से परफॉर्म कर रहे थे? आप पहले लाइट वेट से ज्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे थे। बट वहां पे आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन, इसलिए आपको नहीं पता था कि आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे हो, आप ये सोच के ट्रेन कर रहे थे कि पहले मुझे अपनी ट्रेनिंग टेक्निक अच्छी करनी है। तो हम एंड्योरेंस को अपनी ट्रेनिंग टेक्निक को अच्छा करने के लिए भी यूज करते हैं। जितनी बार हम जिस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे उसमें हम उतना ज्यादा बेटर होते चले जाएंगे। अगर आपको अपनी डेडलिफ्ट अच्छी करनी है तो पहले लाइट वेट से ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म करो, हर बार अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करो, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, वो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो पाए और उस मूवमेंट की ब्लू करेक्ट मूवमेंट निकल के आए। फिर धीरे धीरे उसमें वेट ऐड करते रहो। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें देखो, सिंपल सा एक फेज होता है, कोई भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होता है मसल एंडोरेंस से, फिर मसल हाइपरट्रॉफी से, फिर मसल स्ट्रेंथ से, और लास्ट में अगर आप एक आपका कोई एथलेटिक गोल है तो मसल पावर से। तो पहले आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करते हो, फिर स्ट्रेंथ, फिर हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करते हो, फिर स्ट्रेंथ के लिए, और फिर पावर के लिए। यही सिनेरियो होता है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में किसी को बेटर करना है, मान लो मुझे कोई, मेरे पास कोई बंदा आ गया, सर मेरे को ना आज से 1 साल बाद ना मेरे को डेडलिफ्ट का कंपटीशन है, मुझे वो खेलना है और जीतना है। आपने उससे डेडलिफ्ट किया, उससे डेडलिफ्ट होती नहीं है, तो आप पहले क्या कहोगे कि भाई पहले तो लाइट वेट लगा और ट्रेनिंग का ज्यादा ज्यादा रिपीटेशन मार। उसने आपसे कहा कि सर मेरे को एंडोरेंस नहीं बढ़ानी है, मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो आपसे क्या होगा, भाई एंडोरेंस तो चाहिए तब भी, लेकिन जब तक तू रिपीटेशन ज्यादा करेगा नहीं, तेरी मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी क्लियर। तो पहले एंडोरेंस परफॉर्म कर, जैसे तेरी अच्छी एंडोरेंस हो जाएगी, तेरी मूवमेंट अच्छी क्लियर हो जाएगी, जितनी बार प्रैक्टिस करेगा, फिर आप धीरे धीरे वेट ऐड करेंगे। वेट ऐड करोगे थोड़ा हाइपरट्रॉफी की तरफ जाओगे, फिर और वेट करोगे, फिर स्ट्रेंथ की तरफ जाओगे। लास्ट में आप उसको क्या, अगर उसको गोल ऐसा कुछ है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल है, तो फिर आप मॉडरेट वेट से हाई स्पीड में मूवमेंट परफॉर्म करोगे, तो वो फेज बहुत डिफरेंट है। उसके बारे में पूरा एक सेशन रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एथलीट्स के लिए खासकर, तो उसमें हम बात करेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। और सर, ये पावर मूवमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, पावर टेक्निक, डेडलिफ्ट या स्क्वाट के लिए? पावर, देखो आपको मैं समझाता हूँ, मान लो आप स्क्वाट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम स्क्वाट कर रहे हैं तो जब मुझे हमारा अपोजिट जो फेज होता है, जैसे हम वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाते हैं, तो हमारा अपना खुद का बॉडी वेट भी हो सकता है, ठीक है, या हम वेट भी लेके कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं, तो हम जब जंपिंग स्क्वाट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम नीचे तो नीचे बैठते हैं एकदम से पावर से ऊपर ऊपर जंप करते हैं। तो बेसिकली हम अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं एज रेजिस्टेंस। तो हमारा बॉडी वेट अगर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, भले ही मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉडी बिल्डर है जिसकी 100 किलो की स्क्वाट है, और एक लड़का है जिसकी 50 किलो की स्क्वाट है, ठीक है, लेकिन और जो दोनों का जो वेट है वो डिफरेंट है। तो होगा क्या इस केस के अंदर, दोनों का वेट है सेम, तो आप अगर एक चीज देखो, दोनों का वेट भी सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। तो अब जब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर उसने अपने, अगर वो उस मूवमेंट को और फास्ट स्पीड से अगर वो करेगा तो उसके पास स्ट्रेंथ तो है, बट अगर कोई मतलब स्पीड में करेगा तो वो ज्यादा पावर जनरेट कर पाएगा सेम बॉडी वेट पे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी वेट है, ठीक है, और जो आप स्पीड मूवमेंट करना चाह रहे हो, कोई पावर मूवमेंट करना चाह रहे हो, तो आपको बॉडी वेट भी वहां पे मैटर करता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है तो आप मूवमेंट को स्पीड तरीके से कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी हम बात करते हैं पावर जनरेट करने की, तो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है, हम मैक्सिमम पावर तब जनरेट कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के ऊपर कम से कम लोड होगा, हमारा खुद का बॉडी वेट। अब मुझे अपनी पावर इंक्रीज करनी है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, तो पहले मैं उस एक्सरसाइज के अंदर अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करूंगा, एंड्योरेंस बिल्ड करूंगा, उसका
पावर का, और जब मैं पावर की बात करूंगा तो मैं मॉडरेट वेट से स्पीड में मूवमेंट को परफॉर्म करूंगा, स्पीड में। तो अगर मुझको मान लो पुशअप्स मुझे अच्छे से करने आती है, मैं पुशअप्स के अंदर मैं 10-12 रेपिटेशन परफॉर्म कर लेता हूँ आराम से, और मतलब अपने बॉडी वेट से, और उसको और मतलब ऐसे मान लेते हैं 20 रेपिटेशन परफॉर्म कर लेता हूँ अपने बॉडी वेट से। ऊपर से अगर जब मैं 10 किलो की प्लेट रख लेता हूँ तो थोड़ा वेट भी ऐड कर लिया, तो भी मैं 10 रेपिटेशन इजीली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर एंड्योरेंस भी है, स्ट्रेंथ भी है। अब मुझे पावर जनरेट करनी है, तो बस मुझे क्या करना है कि मुझे अपने बॉडी वेट से इतनी तेजी से ऊपर आना है कि मैं अपने आप को ज्यादा हाइट तक लेके पाऊं। तो पावर जनरेट कब हो रही है, जब आप स्ट्रेंथ मतलब जब मॉडरेट वेट से बहुत तेज स्पीड में मूवमेंट कर रहे हो, मैक्सिमम स्पीड में मूवमेंट कर रहे हो, तो वो आप निकल के आती है पावर। तो पावर बेसिकली होती क्या है, किसी भी मूवमेंट को कितनी स्पीड में आप परफॉर्म कर रहे हो, वो उसका पावर आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस तो सर। पावर यही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। राकेश, आपका राकेश ही ना आपका नाम? हाँ, राकेश पूछिए। सर मुझे पूछना था कि क्या सर सब एक्सरसाइज में पावर मूवमेंट ऐड किया जा सकता है? नहीं, सब में नहीं किया जा सकता और नहीं करना है। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ एडवांस लोगों के लिए होता है, एडवांस लिफ्टर के लिए। अभी अगर आप इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो तो कभी भी ये टेक्निक मत फॉलो करना। अगर बॉडी वेट करे वो अलग चीज है, बट वेट ऐड करके मत करना, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन पूछो ना अपना आप माइक ऑफ कर लिया करो, अपन मेरी आवाज ना मुझे रिपीट वापस आती है। तो ये है। ठीक है, कुछ और पूछना है इसके अलावा? ठीक है, इनका क्वेश्चन हो चुका है। किसी और कोई क्वेश्चन कोई और पूछना चाहेगा या फिर आगे चले? Yeah. सर हाँ विनोद पूछिए। हाँ विनोद पूछिए Sir, if पूछिए। we, for example, yeah, for example, if we do chest press, like हम्म chest workout, okay. हम्म So first we did the compound movement, like chest barbell press, and then we go for the isolation movement like dumbbell flies or something. नहीं नहीं, मेन चीज ये, हाँ Okay. मेन ये है, पहले आपको मैं समझाता हूँ। आप ये पूछ रहे हो कि पहले मैं कंपाउंड एक्सरसाइज करूँ देन उसके बाद मैं अपनी आइसोलेशन पे जाऊँ। ठीक है, मेन चीज ये है कि आप ऐसे ट्रेन करो, पहले आपका जो वर्कआउट है उसको मैं आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन वाले पार्ट के अंदर बताऊँ, फिर बता देता हूँ। आप जो वर्कआउट परफॉर्म करते हो तो कुछ कंपाउंड लिफ्ट करते हो तो कुछ आइसोलेशन एक्सरसाइज करते हो। तो आपको जो 80% जो वर्कआउट है आपका कंपाउंड लिफ्ट ही होना चाहिए। लास्ट का जो है वो आपके जो एंड में जो आपका रह जाएगा वो आपका आइसोलेशन होना चाहिए। तो पहले आप कंपाउंड एक्सरसाइज ही करो। तो मान लो आप पहले बेंच कर रहे थे, डंबल प्रेस फ्लैट बेंच पे, तो आप इंक्लाइन बेंच पे बारबेल प्रेस कर सकते हो। तो मेन क्या है, पहले कंपाउंड एक्सरसाइज पे फॉलो करो। अगर आपको 10 सेट परफॉर्म करने हैं पूरे सेशन के अंदर तो आपके 8 जो हैं वो कंपाउंड ही होने चाहिए और 2 आपका आइसोलेशन। ठीक है। So, sir, we can do like more than 12 reps, right? So if you do hypertrophy on compound exercises like compound movement, देखो मैं बताता हूँ, more than 12 or 15, right? मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत क्लियर है, उसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। मैंने आपको ये जो रैप रेंज बताई थी, मैंने आपको बताया थी सम एक्सपर्ट सजेस्ट कि आप अगर इस रैप रेंज के साथ ट्रेन करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। जब हम बात करते हैं ना मसल बिल्डिंग की, तो हमेशा याद रखना मसल बिल्डिंग सिर्फ 2 चीज पे डिपेंड करती है, वर्कआउट वॉल्यूम पर, इंटेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ, चाहे मैं उसमें 20 से 25-30 रेपिटेशन परफॉर्म करूँ, बट जो मेरा वर्कआउट वॉल्यूम है ना वो ऐसा होना चाहिए और मेरा वर्कआउट इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए। मतलब इंटेंसिटी को खाली मैं वेट से नहीं बताता, मैं इंटेंसिटी मतलब एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लाइट वेट से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ज्यादा रिपीटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेस्ट कम ले रहा हूँ, तो उस केस में भी मेरा वर्कआउट वॉल्यूम अच्छा रहेगा, तो मेरी मसल ग्रो उस केस में भी होगी। तो यहाँ पर मेन है इंटेंसिटी को मेंटेन रखना वर्कआउट के अंदर। अगर मान लो मैंने 25 रिपीटेशन परफॉर्म की है और मैंने 1.5 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर मैं दोबारा 25 रिपीटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरी हाइपरट्रॉफी नहीं होगी। अगर हाँ मैं अगर 25 रिपीटेशन परफॉर्म किए और मैंने 20-30 सेकंड का मैक्सिमम रेस्ट दिया, फिर दोबारा 25 रिपीटेशन परफॉर्म किए, तो वहां मेरी हाइपरट्रॉफी हो सकती है और मोस्ट ऑफ चांसेस है। क्यों? क्योंकि वर्कआउट वॉल्यूम और इंटेंसिटी मैंने दोनों मेंटेन रख रखी है। मेरे लिए वर्कआउट ईजी नहीं है और मेरी मसल रिलैक्स ही नहीं हो पा रही है, लोड है। ब्लड फ्लो मेरी मसल पर्टिकुलर वर्किंग मसल पे जाया जा रहा है और उसके अंदर अच्छा मैक्सिमम अच्छा पंप आ रहा है। देखो जब अच्छा पंप आएगा मसल के अंदर तो वहां पे इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ब्लड स्टोर हो रहा है, तो ब्लड क्या करता है, पुश करता है उस लेयर को बाहर की तरफ। तो मेन चीज यही है कि रैप रेंज जो है जो ये आपको मिली हुई है ये एक्सपर्ट्स के सजेशन है। अगर आप इस तरीके से ट्रेन करोगे तो आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। बट ये चीज प्रूव्ड हो चुकी है कि
अगर आप मसल बिल्डिंग की बात करें तो मसल बिल्डिंग के लिए मेन चीज होता है वर्कआउट वॉल्यूम और इंटेंसिटी, ठीक है। रैप रेंज आप चेंज कर सकते हो, अगर आप 12 की जगह 20 भी रैप्स करोगे तो भी आपकी मसल ग्रो करेगी, अगर आपकी इंटेंसिटी मेंटेन है। तो इंटेंसिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हो? दो तरीके हैं, एक तो वेट को मेंटेन करके, दूसरा अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के। आप रेस्ट पीरियड को थोड़ा कम कर दो, रेस्ट इंटरवल को कम कर दो बीच में, तो ये सब चीजें टेक्निक सब है इसको अप्लाई करके, ठीक है। आया समझ में? Okay. Sir, I have ठीक है। one more. So I have to reduce the सर resting time, right? हम्म। Sir, ये ठीक है। विकास, हाँ थोड़ा सा पूछिए। sir, I heard like lower body takes lot of time to reduce the weight. Is it true? Because of large नहीं muscles? ऐसा नहीं होता, Yeah. नहीं नहीं। बेसिकली हमारी बॉडी के तो कुछ सेल्स होती है, ठीक है, जिसे हम बीटा गामा सेल्स में समझाते हैं। इसका प्रॉपर टॉपिक बस अब ऐसे समझ लो कि आपकी बॉडी के जो कुछ एरिया होता है ना, वहां पर जो फैट सेल्स जो प्रोड्यूस होती है, मतलब होती है, प्रेजेंट होती है, वो जल्दी आसानी से ना, मतलब हमारी बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, हमारी बॉडी को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जिसको हम स्टबन फैट भी बोलते हैं। तो ये इसके पीछे कुछ एक मतलब थोड़ा सा एक साइंस है, इसके पीछे की साइंस है, तो वो मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ नहीं होता, बस कुछ पर्टिकुलर जगह पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप आपको मैं समझाता हूँ। नोटिस करना कि कुछ लोग जब मोटे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन लोगों के आर्म्स पर फैट आए, कुछ लोगों के टमी पर फैट आता है, तो कुछ लोगों के थाइस पे आता है। तो सेम इसी तरीके से जब लोग वेट लॉस करते हैं तो कोई पर्टिकुलर मोस्ट ऑफ जगह का मतलब मान लो स्टमक का फैट रिड्यूस हो गया, आर्म्स का हो गया, लेग्स का हो गया, बट ट्राइसेप्स से यहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसको बोले स्टबन फैट। तो वो बेसिक कुछ सेल्स की वजह से होता है, कुछ ऐसी सेल्स होती है, फैट सेल्स होती है, जिनको बॉडी को यूटिलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके पूरा ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है, हम बाद में कभी आराम से समझेंगे, अभी तुम्हारी वर्कशॉप बहुत लंबी है, उसमें हम इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको भी लेके बैठूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। Okay. Okay. हाँ गाइस, किसी का विकास आपका क्वेश्चन था, आप पूछिए। हाँ पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था सर, मैं भी क्रिकेटर ही हूँ जैसे सर। हाँ हाँ तो सर हम जो ट्रेन करते हैं हम अपर बॉडी लोअर बॉडी टाइप से करते हैं, हाँ मतलब हाँ जो ट्रेन करते हैं। हाँ हाँ। तो सर जैसे कि हमारी अपर बॉडी में काफी मसल्स आ जाती है, हम्म तो जैसे कि जब डिजाइन करते हैं हम एक एक मसल्स पे एक एक वो दे, मतलब एक एक एक्सरसाइज दे पाते हैं हम लोग। हम्म। तो मतलब कि अच्छे से ट्रेन हो जाती है सारी मसल्स, मतलब कवर कैसे हो पाती है, देखो मतलब जैसे कि आपको मैं 10 समझाता एक्सरसाइज हूँ, ली। हाँ आपको मैं जी समझाता जी हूँ। आप एक काम करो, अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल चेंज कर दो और अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बदल दो। वीक में सिर्फ 3 बार ट्रेनिंग करो, ठीक है, सिर्फ 3 बार। और हैवी ट्रेनिंग करो 2 से 5 रिपीटेशन के लिए, मतलब 5 रिपीटेशन वाली ट्रेनिंग करो। और एक्सरसाइज जो वॉल्यूम है, वर्कआउट वॉल्यूम है, उसको ज्यादा मत रखो, 25 सेट से ज्यादा मत रखो। सिर्फ वीक में 3 बार ट्रेनिंग करो, एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, एक दिन अपर बॉडी। मान लो आपकी लोअर बॉडी ज्यादा वीक है तो आप लोअर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, वीक इन द सेंस आपको लगता है कि आप ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो अपने लेग से, ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेन करो बस। और सारी ज्यादातर एक्सरसाइज आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ओके। जब एंडोरेंस में ट्रेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप देखो एंडोरेंस में ट्रेन कर रहे हो, बट यहाँ पे अपना बॉडी वेट का भी इस्तेमाल कर रहे हो, हो सकता है आप एक्सटर्नल वेट भी ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो साइज है ना वो भी ग्रो होगा, हाइपरट्रॉफी भी होगी, ठीक है। तो अब हाइपरट्रॉफी में आप अगर ज्यादा ट्रेन करोगे तो आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो कोशिश ये करो थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन हफ्ते में ट्रेन करो, एक दिन छोड़ के एक दिन, छोड़ के एक दिन, ठीक है। और अपर बॉडी लोअर बॉडी ही करो चलेगा, बट स्ट्रेंथ में करो। मान लो अगर बेंच प्रेस कर रहे हो तो आप जो वेट, मान लो आपको 1 RM 100 kg है बेंच में, तो अपने 80% से 90% के बीच में ट्रेनिंग करो, 4 से 5 रैप करो, एक दो 1.5-2 मिनट का रेस्ट लो, फिर 4 से 5 रैप करो, एक दो 1.5 मिनट का रेस्ट लो। जब 4-5 वीक ऐसे करते हुए हो जाए, ठीक है, फिर मुझे बताना, फिर आपको एक चीज बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, उसको अप्लाई करना, फिर अपनी परफॉर्मेंस में आप चेंज देखोगे, अपने स्पोर्ट्स में भी। सर कहने का मतलब सर एक वीक में 3 बार ट्रेनिंग करनी है, कहने का हाँ मतलब सर आपके। ऑल्टरनेट डेज में है ना, और हैवी ट्रेनिंग करनी है, हैवी और कंपाउंड जैसे एक्सरसाइजेस में, ठीक है। कि सर और एक दिन हमने अपर बॉडी किया, एक दिन रेस्ट किया, फिर मतलब अगले दिन हाँ एक दिन रेस्ट किया, फिर फिर अगले दिन लोअर बॉडी लोअर लोअर बॉडी। बॉडी किया, हाँ ठीक है। ओके। तो एक वीक अपर बॉडी लोअर बॉडी, एक दिन एक वीक लोअर बॉडी अपर बॉडी लोअर बॉडी, आया समझ में? जी 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 सर। ठीक है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। किसका था? सर मुझे पूछना था। हाँ पूछिए। सर मुझे पूछना था कि अगर आपके पास कोई अगर एक एथलीट आता है पीटी लेने के लिए, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा? और वो एथलीट फॉर एग्जांपल क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है, जो हम्म, कि बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंस गेम होता है, तो आपका अप्रोच वहां पे कैसे रहेगा? उसको आप कैसे ट्रेनिंग दोगे? देखो पहला तो मेरा ये रहेगा, पहले तो मैं उसकी हेल्थ हिस्ट्री समझूं, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस समझूं। अपना माइक ऑफ कर लो पहले, ठीक है। ट्रेनिंग इंटेंसिटी समझूं, मतलब उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस समझूं, और उसकी हेल्थ हिस्ट्री समझूं, उसके कोई हेल्थ में हिस्ट्री तो नहीं है। दूसरा चीज, फिर मैं देखो ये तो अलग चीज है, इतना हो गया, फिर मैं यहाँ पे ये भी देखूंगा कि जिस मैं पर्टिकुलर इंसान को जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, डेफिनेटली वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसकी जो ट्रेनिंग है मोस्ट ऑफ जो ग्राउंड पर ज्यादा होगी,
ठीक है, ना कि जिम वगैरह में। जिम में होगी बट ग्राउंड पे ज्यादा होगी। तो ग्राउंड पे जब मैं उसको ट्रेनिंग कराऊंगा तो पहले मैं अपने हिसाब से, मैं अगर आप मेरी पूछो तो पहले मैं अपनी टाइम अवेलेबिलिटी देखूंगा, क्योंकि हमारे टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो ठीक है नहीं है। तो मान लेते सब कुछ सिट फिट बैठ गया, तो फिर मैं क्या कहूंगा उसे मैं ग्राउंड पे लेके जाऊंगा, या उसके साथ उसका मैच देखने जाऊंगा, क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा, उसका पूरे मैच को एनालाइज करूंगा। मैं ये देखूंगा कि वो क्या क्या चीजें कैसे करता है। तो मैंने मान लो मैंने एनालाइज करा और मैंने देखा कि जब वो कीपरिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा बॉल ना मिस कर देता है। तो मुझे कोई चीज समझ में, यार इसके ना ये ना क्विकनेस नहीं है, एजिलिटी नहीं है, मतलब ये ना फोकस नहीं हो पाता कि जब बॉल आ रही है ना, इसका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। तो मैं उसको ऐसी ट्रेनिंग कराऊंगा जिसके अंदर इसका फोकस बढ़े, इसकी एजिलिटी बढ़े, क्विकनेस बढ़े। मतलब कि अगर एक साइड से, अगर मान लो वो उसका ध्यान, वो देख रहा है उधर है और एकदम साइड में बॉल आए, तो एकदम से उसका माइंड रिएक्ट करे, एकदम से उसे कैच करे। तो मैं उसको एजिलिटी ट्रेनिंग ज्यादा कराऊंगा। अब मेरे को लग रहा है कि यार इसकी वाकई ट्रेनिंग तो ठीक है ये ना, लेकिन बैट बॉल तो हिट करता है बट पावर से हिट नहीं कर पा रहा, शॉट लंबा नहीं जा पा रहा, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है। या मुझे लगता है यार ये हिट तो अच्छा कर लेता है, ये भाग नहीं पा रहा अच्छे से, तो फिर मैं उसकी एंड्रेस पे काम करूंगा। तो ये मेन डिपेंड करेगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि मेरे को तो ये देखना है ना उसमें कमियां कहाँ पर है, उस कमी को निखारना है, बाकी तो वो है ही बढ़िया। और साथ साथ ये भी देखना है कि जिस मसल को मैं ट्रेन करा रहा हूँ मुझे उसके अपोजिट मसल को भी ट्रेन कराना है, ताकि इम्बेलेंस क्रिएट ना हो। बस ये दो चीजों का ध्यान रखूंगा मैं बस, और उसको उसी तरीके से ट्रेनिंग कराऊंगा। आया समझ में? अब इसके अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वो तो हम तभी देख पाएंगे जब मुझे पता चलेगा कि उसको किस टाइप की एक्सरसाइज करानी है। मैंने बस ये बताया उसको एजिलिटी ट्रेनिंग कराऊंगा या एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो लास्ट आपका, राकेश आपको समझ में आया? ठीक है, आगे ना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? नेक्स्ट कोई नहीं है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हमें अपना वर्कआउट प्लान बनाना है। एक्सरसाइज सिलेक्शन को समझ लेते हैं पहले। एक्सरसाइज सिलेक्शन मैंने आपको बता भी दिया है कि पहले एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मैं आपको मोस्ट ऑफ जो चीजें वो आपको स्टडी बेस बता रहा हूँ 80%, कुछ 20% या 10% ऐसा समझ सकते हो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करूँ, हर जो मोस्ट ऑफ जनरल फिटनेस के लोगों पर अप्लाई कर सकते हो, तो वो उस हिसाब से मैं लेके चला। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सिलेक्शन की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो आपका 80% वर्कआउट कंपाउंड एक्सरसाइजेस होना चाहिए और 20% आपका आइसोलेशन। ठीक है, तो अब हमारा जो वर्कआउट प्लान होगा वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, और ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि ताकि आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सको। अब हम बात करें किसी और का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। खासकर पहले तो उस इंसान की हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है, उसका करंट कंडीशनिंग लेवल, कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरा उसका गोल क्या है, क्या उसको कोई स्पेसिफिक गोल है, उस हिसाब से फिर आप उसका प्रोग्राम कस्टमाइज करोगे। अब सेम हम दोबारा वर्कआउट प्लान डिजाइन करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आज हम न्यूट्रिशन वाले पार्ट को कवर कर पाएंगे, उसको हम फिर कभी कवर कर लेंगे, बट आज हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो अब मैं करने वाला जा रहा हूँ, टेबल बनाने जा रहा हूँ, वर्कआउट प्रोग्राम, हम वर्कआउट प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, वर्कआउट प्लान बनाने वाले हैं। अब आप लोग खुद बताओगे कि कौन सी एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है।